अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावर सतुल लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। पूरा कमरा अपनी मिसाल आप था, हर चीज़ नफासत से रखी हुई थी, लेकिन सजावट के नाम पर कुछ ना था। वो नज़रें झुकाए बैठी हुई थी, इसे किसी अच्छे की उम्मीद ना थी, लेकिन वो अपने रब की रहमत से मायूस भी ना थी। आज इसे शिद्दत से अपने माँ बाप की याद आ रही थी। वो अपनी सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो सीधी होकर बैठ गई। ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर एक लम्हे के लिए इसका दिल लरसा था। अभी तक ऐसे ही बैठी हो? तुम्हें क्या लगा था मैं आऊँगा, तुम्हारी खूबसूरती के कसीदे पढ़ूँगा? तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं एक नज़र तुम्हें देखूँ भी हूँ। अपने आंसू अंदर धकेलती वो मुंह पर कफल डाले बैठी थी। जवाब तो वो अब भी दे सकती थी, लेकिन इसे पता था कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वैसे तुमसे बड़ी बेशर्म मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। इतना कुछ सुनने के बावजूद ढीठ बनकर बैठी हुई हो। चलो उठो यहाँ से। इसका बाजू दबोचते इसने इसे खड़ा किया। वो नाजू से पली को कहाँ सख्ती की आदत थी। आंसू छुपाती वो अपना भारी जोड़ा उठाती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई, मगर आंसू इसकी आंखों में रवा थे, लेकिन परवाह किसे थी। वुजू करके जब वो बाहर निकली तो कमरे की लाइट बंद थी और वो इसकी ज़ात की नफ़ी करके बड़े मज़े से सो रहा था। कैसे नींद आ जाती इन लोगों को यारब, जो दूसरों की नींदें हराम करके रहते हैं। नज़र घुमा कर जब इसने सोफे की जानिब देखा तो वहाँ एक तकिया रखा हुआ था, जिसका साफ मतलब था कि इसकी जगह इस कमरे में कहाँ है। जाए नमाज बिछा के इसने नमाज अदा की और जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसे समझ नहीं आया कि क्या मांगे। दिल ने शिकवा करना चाहा, लेकिन इसने फ़ौरन दिल को डांटा, नहीं या अल्लाह, मैं आपसे कोई शिकवा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं। मैं जानती हूँ बेशक आपने मेरे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। बस मेरे मालिक, मुझे हर मुश्किल और सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाइएगा। आंसू साफ करके वो सोफे की जानिब बढ़ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। रज़ा है जो तेरी, मैं इसमें राज़ी हूँ, ख़ता क्या मेरी, मैं इससे गाफिल हूँ। बस एक तेरा ही आसरा ही या खुदा, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर सी बंदी हूँ। हाँ बरखुदार, क्या ये सही कह रही है? इनके लहजे में गुस्से नहीं, लेकिन अफसोस ज़रूर था। सब लोग चेहरा झुकाए अपनी मुस्कुराहट छुपा रहे थे, लेकिन बड़े मज़े से दोनों हाथों पर चेहरा रखे साथ की क्लास लगती देख रही थी। जी जी डैड, लेकिन मैं पक्के वाला प्रॉमिस करता हूँ, अगली दफ़ा मैं पूरे मार्क्स लूँगा। साद ने नज़रें झुकाए जवाब दिया। डैड, आपको याद तो होगा कि भाई ने पिछली दफ़ा भी टेस्ट में कम मार्क्स आने पर यही कहा था। नूर ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। नूर की बात सुनकर साद ने इसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कि अब बचकर दिखाना। देखिए डैड, साद भाई मुझे कैसे घूर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको सच ही तो बताया है। इस दफ़ा भी साद भाई टेस्ट में फ़ेल हो गए हैं। वाह नूर, बेस्ट एक्टिंग का रिकॉर्ड तो तुझ पर ही जाता है। छागी मेरी चीती। नूर ने दिल ही दिल में अपने आप को दाद दी। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि रफ़ीक साहब कुछ कहते, नायाब ने आकर सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा बच्चा और कैसे गुजरा यूनिवर्सिटी में दिन? रफ़ीक साहब ने पूछा। जी चाचू, मैं भी ठीक हूँ और दिन भी अच्छा गुजरा। नायाब ने बैठते हुए कहा। तो बरखुदार क्या कह रहा था मैं? रफ़ीक साहब दोबारा साद की तरफ मतवज्जो हो गए थे। नायाब ने आंखों ही आंखों में साद से मामला पूछा। साद ने रफ़ीक साहब के हाथ में पकड़े टेस्ट पेपर की तरफ इशारा किया और 1 मिनट लगा नायाब को बात समझने में। क्या हुआ चाचू? नायाब ने गला खंगारते हुए कहा। क्या होना है, आप ही मौसम फिर फेल हो गए हैं। नूर ने जवाब दिया। नायाब ने तनबीह करती नज़रों से नूर को घूरा, फिर रफ़ीक साहब की तरफ मतवज्जो ही। चाचू, वो दरअसल साद की कोई गलती नहीं, वो तो टेस्ट याद कर ही रहा था, लेकिन इसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने इसे कहा था कि आराम कर ले। आखिर सेहत से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। नायाब ने साद को बचाने के लिए कहा। हाँ चलो ठीक है, लेकिन अगली दफ़ा साद मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं चलता हूँ, मीटिंग के लिए देर हो रही है। ये कहकर रफ़ीक साहब चले गए। भाई आज तो मज़ा आ गया। नूर साद को आंख मारकर वहाँ से चली गई। अम्मी बचाओ, पूरे घर में नूर की आवाज़ गूंज रही थी। अब्बू के सामने तो बड़ी ज़बान चल रही थी। अब क्यों भीगी बिली बनी हो? साद इसके पीछे बैठ लिए भाग रहा था। हाँ तो तुमने ही मुझे मजबूर किया था ये सब करने के लिए। नूर के इल्ज़ाम पर वो अशश कर उठा था। मैंने क्या किया? साद ने हैरानी से कहा। किसने कहा था मेरी सारी चॉकलेट्स खाने के लिए? नूर ने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा। क्या इतनी सी बात का तुमने इतना बड़ा बदला लिया? साद का सदमा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। हाँ मैंने तो पहले ही कहा था कि नूर से पंगा इज़ नॉट चंगा। नूर ने फर्जी कॉलर झाड़े। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि साद से पंगा इज़ आल्सो नॉट चंगा। ये कहकर साद ने फिर नूर की तरफ कदम बढ़ा दिए। नूर अपनी जान बचाने के लिए भागी, लेकिन किसी से जोरदार टक्कर की वजह से वो गिरती गिरती बची। नूर ने जब सामने देखा तो सामने मौजूद बंदे को देखकर इसके हसीन चेहरे पर नागवारी आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, अरसलान ने मुस्कुराकर कहा। नूर को देखकर इसके वजिया चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वालेकुम सलाम। मुंह बनाकर नूर जाने लगी।
नफ़रतों के हजूम में हम ये भी भूल गए कि किसी से मुस्कुरा कर बात करना भी सदका है। अरसलान ने हल्की आवाज़ में कहा, लेकिन इसकी आवाज़ में इतनी भी हल्की ना थी कि नूर सुन ना सकती। अरसलान की बात सुनकर वो सर झटक कर चली गई और वो अफसोस से इसकी पुश्त को देखता रहा। यूसुफ हमदानी की 3 औलादें थीं। पहली बेटी ज़हरा हमदानी, दूसरा बेटा फैसल हमदानी, तीसरा बेटा रफ़ीक हमदानी। ज़हरा हमदानी और अदनान सिकंदर का एक ही बेटा था, अज़लान सिकंदर। फैसल हमदानी और आलिया हमदानी की एक बेटी थी, नयाब हमदानी। रफ़ीक हमदानी और मायरा हमदानी के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा साद हमदानी, उससे छोटी महनूर हमदानी। नयाब जब 10 साल की थी तब फैसल साहब और आलिया बेगम का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। तब से रफ़ीक साहब और मायरा बेगम ने इसे अपनी औलाद की तरह पाला था। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? नूर जब कमरे में आए तो नयाब ने पूछा। कुछ नहीं, बस वैसे ही, नूर ने बात को टाला। अच्छा। नयाब ने इसे जानती नज़रों से देखा। क्या है आप ही, ऐसे तो मत देखे, और मैं तो बताना ही भूल गई कि खाला यूं ही है। नूर ने कहा। अब मैं समझी तुम्हारा मूड क्यों बिगड़ा है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, अरसलान भाई से तुम्हें क्या बैर है? बेचारे इतने मासूम तो हैं। नयाब ने हंसी दबाई। बस रहने दें आपा, बड़ा आया वो मासूम। खैर पुप्पो का फ़ोन भी आया था, कह रही थी कि आज आने का। नूर की बात सुनकर नयाब ने चेहरे पर एक रंग नूर की बात सुनकर नयाब के चेहरे पर एक रंग आया और गया, जिसे नूर ने साफ महसूस किया। अच्छा, मैं कह रही थी कि नूर ने बात बदलनी चाहिए, लेकिन मोबाइल बजने की आवाज़ पर इसकी मतवज्जो होगी। सामने चमकता नाम देखकर नूर के चेहरे पर बहुत गहरी मुस्कुराहट बिखेरी, जिसे नयाब ने साफ महसूस किया। अच्छा आपी, मैं 2 मिनट में आती हूँ, नूर कहते हुए कमरे से चली गई। नयाब को कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। आपी, हाँ क्या हुआ? नूर की आवाज़ सुनकर नयाब ने चौंक कर कहा। आपी, वो पुप्पो आ गई हैं, अम्मी बुला रही हैं आपको। नूर बोली। अच्छा मैं आ रही हूँ, और खाला चली गई? नयाब ने पूछा। हाँ वो चली गई हैं, आप भी जल्दी आ जाए, नूर कहकर कमरे से चली गई। नयाब ने उठकर अच्छे से हिजाब बांधा और नीचे की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, नयाब ने आकर सलाम किया। वालेकुम सलाम, एहसान जतलाने वाले अंदाज में कहा गया। अस्सलाम वालेकुम अज़लान भाई, हिम्मत करके नयाब ने कहा। अज़लान जो मोबाइल में मसरूफ़ था, उसने जवाब देना तो दूर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। नयाब चुपचाप सोफे पर बैठ गई और पुप्पो को देखा, जो तंज़ उड़ाती नज़रों से इसे ही देख रही थी। नयाब बेटा जाओ ज़रा देखो राशिदा अभी तक चाय लेकर क्यों नहीं आई। मायरा बेगम ने नयाब को वहाँ से हटाना चाहा, क्योंकि वो निकत बेगम की आदत से खूब वाकिफ़ थी। अरे रहने दो बीबी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान। नयाब उठने लगी तो निकत बेगम ने नहुस से कहा। क्या हो गया बाजी, इसमें एहसान करने वाली क्या बात है? मायरा बेगम को निकत बेगम का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ना भाई, अल्लाह बचाए हमें इससे, ये तो वैसे ही इतनी मनहूस है, मेरे भाई भाभी को खा गई ये। मुझे तो इसके साय से भी डर लगता है। बाजी क्यों आप ऐसी बातें करके बच्ची का दिल दुखा रही हैं? मायरा बेगम ने कहा। इसमें दिल दुखाने वाली क्या बात है? जो सच है वही कह रही हूँ मैं। फ़ोन आने पर ज़लान उठकर चला गया था। नयाब की हिम्मत जवाब दे गई थी। अपनी आंखों में आई नमी छुपाती वो भी बाहर की जानी बढ़ गई। नूर जो भी ऊपर से आई थी, इसने भी निगत बेगम की बातें सुन ली। इससे पहले कि वो कुछ कहती, नयाब को बाहर जाता देखकर वो भी इसके पीछे चली गई। आप एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या बात है? चांद से नजर हटाकर इसने से देखते हुए कहा। आप इतना सब्र कहाँ से लाती है? मतलब कि पुप्पो ने आपको इतना कुछ बोला, लेकिन आप फिर भी चुप रही। नूर ने कहा। नूर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी हक पर होने के बावजूद खामोश रहना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि रिश्ते बहस से ज़्यादा अहम होते हैं। और एक बार ये रिश्ते आपकी किसी बहस या किसी इकदाम से दूर हो गए तो पछतावे के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहता। नयाब ने समझाते हुए कहा। आप बहुत अच्छी हैं, और तायाब ने आपका नाम बिल्कुल ठीक रखा है, आप वाकई नायाब हैं अपने नाम की तरह। अच्छा तुम बैठो, मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ। अपने माँ बाप के जिक्र पर नयाब की आंखों में नमी आ गई थी, जिसे छुपाते हुए वो अंदर की जानी बढ़ गई थी। इसकी आंखों में नमी को देखकर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। ड्रामा क्वीन सर झटक कर वो भी अंदर की जानिब बढ़ गया। आई नो, मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा और क्या कह रहे थे तुम? रुको, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नयाब को आता देखकर नूर ने फौरन फ़ोन बंद कर दिया था। किससे बात कर रही थी? नयाब ने पूछा। वो अपी, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। नूर ने झिझकते हुए जवाब दिया। अच्छा, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? जी अच्छी जा रही है आपी, नूर ने कहा। नूर अगर कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। नयाब ने नूर को गौर से देखते हुए कहा। नहीं आपी, क्या बात हो सकती है? नूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नूर अगर कोई भी बात हो तो तुम मुझसे बिला झिझक कह सकती हो। जी आपी, नूर की नज़रें अभी तक झुकी हुई थी। नूर, मुझे तुम पर बहुत मान था, और मुझे यकीन है मेरा मान कभी नहीं तोड़ोगी। नूर चंद मीठे बोल बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। नूर चंद मीठे बोल बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन बाद में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता। नूर, हम मुसलमान लड़कियां, और मेरी बात हमेशा याद रखना कि एक मुसलमान लड़की को कभी इतना सस्ता नहीं होना चाहिए कि कोई भी इसे खरीद सके। नयाब ने तहम्मुल से कहा। आप ये मुझे क्यों कह रही हैं? नूर ने उलझ कर नयाब को देखा। बस मुझे लगा कि तुम्हें ये बातें कह दूं, और मुझे यकीन है मेरी नूर बहुत अच्छी है, वो कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी। नयाब की बात सुनकर नूर के दिल में एक फांस चुभी। अच्छा चलो उठो, अजान हो गई है, उठकर नमाज पढ़ लो।
अच्छा नापी उठती हूँ अभी, नूर ने सुस्ती से कहा। कोई बहाना नहीं सुनूंगी, चलो शाबाश उठो। नायाब ने नूर का हाथ खींचते हुए कहा। अच्छा भाई उठ रही हूँ। नूर को पता था नायाब इसे किसी सूरत नहीं छोड़ेगी, इसलिए इसे उठना ही पड़ा। क्या वाकई बहुत मुबारक हो आप, चले ठीक है, हम जल्दी से तैयार होते हैं। किसका फ़ोन था? मायरा बेगम ने पूछा। सब लोग इस वक्त लॉन्च में मौजूद थे। अम्मी, अजलान भाई का फ़ोन था, कह रहे थे कि इनका प्रमोशन हो गया और इसी खुशी में वो हमें डिनर करवाने ले जा रहे हैं। उन्होंने छक कर कहा, माशाल्लाह, चलो तो फिर तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। मायरा बेगम ने कहा, आप भी अभी तक यहीं पे बैठी हैं? नायाब को वैसे बैठा देखकर नूर ने कहा, नूर मेरा बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं है, तुम और साथ चले जाओ। अभी अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। साद ने कहा, साद ये क्या बात हुई? सच में मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। नायाब बोली, चलो नायाब बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मायरा बेगम ने कहा, लेकिन चाची, लेकिन वे कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया ना जी। अच्छा। मायरा बेगम की बात नायाब कभी नहीं टालती थी, इसलिए मजबूरन इसे उठना पड़ा। आप ही मैं कैसी लग रही हूँ? ना टाइस ऊपर घुटनों तक आती, पिंक कलर की कुर्ती पहने, बालों को पोनी में बांधे नूर बहुत प्यारी लग रही थी। आप अच्छी लग रही हो। नायाब ने से पिंकी कलर का दुपट्टा देते हुए कहा। क्या क्या है आप ही, आपको पता है ये मुझे संभाला नहीं जाता। नूर ने मुंह बनाया। नूर नायाब ने से घूर कर देखा तो नूर डूबता चुपचाप मफलर की तरह दुपट्टा मफलर की तरह ले लिया। वैसे आप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। ब्लैक रंग की सिंपल नेट की फ्रॉक पहने और ब्लैक ही हिजाब लिए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक रंग में इसका दूध जैसा रंग और खिल रहा था। अच्छा, ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, जाकर देखो साथ तैयार हुआ या नहीं। नायाब ने हंसते हुए कहा। हाँ भाई, इन मौसम ने तो लड़कियों को माँ दे दी है। तैयार होने में नूर कहती हुई कमरे से चली गई। नायाब आराम से सीढ़ियां उतर रही थी कि आंधी तूफान की तरह अंदर आते वजूद से टकराई। इससे पहले कि वो गिरती, सामने वाले वजूद ने इसे संभाल लिया। गिरने के खौफ की वजह से नायाब से सख्ती से आंखें बंद कर दी थी, लेकिन जब इसे किसी के पकड़ का एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और सामने अजलान को देखकर झटके से अलग हुई। अंधों की तरह चलती हो क्या? अजलान ने गुस्से से कहा। मैं देखकर ही चल रही थी, अलबत्ता आप अंधों की तरह चल रहे थे। नायाब ने भी गुस्से से कहा। यू नो वट अजलान भाई, आप आगे। इससे पहले अजलान नायाब को कुछ कहता, नूर ने आकर कहा, हाँ मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। अजलान ने घुरी नायाब को नवाजता हुआ वहां से चला गया। चलें आपी, नूर ने नायाब का हाथ पकड़ते हुए कहा। नूर, मेरा जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। नायाब ने आखिरी कोशिश की, क्योंकि इसका वाकई जाने का बिल्कुल दिल नहीं था। आपी, आपको पता है ना कि मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी अगर आप नहीं चलोगी तो। नूर ने रुड़ते हुए कहा। अच्छा भाई, नाराज क्यों हो रही हो? नायाब को हार माननी पड़ी। अच्छा, साथ कहाँ है? नायाब ने पूछा। वो साहब तो पहले ही गाड़ी में बैठ चुके हैं। दोनों बातें करती हुई गाड़ी के करीब चली गई। असलान को देखकर जहाँ नूर के चेहरे के जावे बिगड़े, वही नूर को देखकर असलान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। असलान अजलान के साथ आगे बैठ के, जबकि वो तीनों पीछे बैठ के। वो पांचों इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठे डिनर से लुत्फानंदोज हो रहे थे। नूर को अपने ऊपर असलान की नजरें महसूस हो रही थी, लेकिन जब भी वो नजर उठा कर से देखती वो कहीं और देख रहा होता। या कसम से बहुत बोर हो तुम लोग, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अदालत में बैठा हूँ और जज ने फांसी का फैसला सुना दिया है। साथ वहां पर छई खामोशी पर चोट की। वैसे भाई एक बात है, तुमने कसम खाई हुई है जब भी बोलना एकदम फजूल बोलना। नूर ने कहा। चलो मैं बोलता तो हूँ, भले फजूल बोलूँ। तुम्हारे दवा मुंह में दही जमा कर तो नहीं बैठता। अच्छा बस खबरदार, अगर किसी ने अब कुछ कहा। नूर का मुंह खुलते देखकर अजलान ने कहा। थोड़ी देर बाद सब जाने के लिए उठ खड़े हुए। अजलान ने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के बाहर रोकी। आप नहीं आ रही? नायाब को वैसे ही बैठा देखकर नूर ने पूछा। नहीं नूर, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। नायाब ने कहा। प्लीज आप ही चले ना। नूर, मैंने कहा ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अच्छा फिर आप बैठे, हम जल्दी से आते हैं। नूर कहकर गाड़ी से उतर कंदर की जानिब बढ़ गई। नायाब गाड़ी में बैठी थक गई थी, इसलिए गाड़ी से उतर गई। चांद की चांदनी हर चीज नहाई हुई थी। अरे ओ जाने मन, अकेली क्यों खड़ी हो? नायाब शौक होकर चांद को देख रही थी। जब से किसी की आवाज है, नायाब ने सामने देखा तो वहां 3 लड़के खड़े थे जो हुली से गुंडे लग रहे थे। नायाब ने इन्हें नजरअंदाज किया और वापस गाड़ी में बैठने लगी, क्योंकि वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? नायाब ने जैसे गाड़ी का दरवाजा खोला, एक लड़के ने आगे हाथ बढ़ा के इसका हाथ पकड़ लिया। नायाब ने कहर बसाती नजरों से इसे घूरा। क्या हो रहा ये? इससे पहले नायाब इस लड़के को कुछ कहती, पीछे से अजलान की आवाज़ सुनकर इस लड़के ने नायाब का हाथ छोड़ा। अजलान जो एक कॉल सुने बाहर आया था, ये मंजर देखकर वहां आ गया था। अबे तू इसका भाई लगता है जो तुझे इतनी तकलीफ हो रही है? इस लड़के ने अजलान की जानिब बढ़ते हुए कहा। अजलान ने एक मुक्का इस लड़के को मारा, जिससे वो 2 कदम पीछे की जानिब गिरा। अबे तेरी इतनी हिम्मत! बाकी 2 लड़के भी अजलान की जानिब बढ़े। 2 मिनट में अजलान इनकी हालत ऐसी कर दी कि वो माफ़ी मांगते हुए भाग गए थे। शुक्रिया, नायाब ने झिझकते हुए कहा। वो दिल से अजलान की मशकूर हुई थी, क्योंकि वो वाकई डर गई थी। आइंदा अपनी इन हरकतों पर काबू रखना, खास तौर पर जब तुम हमारे साथ आई हो। अजलान ने नूर से कहा। क्या मतलब आपका? नायाब अजलान की बात पर उलझी थी। मुझे नहीं पता
کیا تم جیسی لڑکیوں کا مجھے نہیں پتا، کیا تم جیسی لڑکیوں کا ماں باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہوتا تو کسی کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ یقیناً تم نے ہی لڑکوں کو اپنی جانب مائل کیا ہوگا، نہ تم جیسی لڑکیوں کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، نہ اپنے سے جڑے رشتوں کا۔ تم جیسی لڑکیوں کو بس لڑکے پھنسانا آتا ہے۔ اور چٹاخ نایاب کے پڑھنے والے تھپڑ سے اذلان کی باقی کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے تھے۔ آئندہ سوچ سمجھ کیسی بات کیجیے گا مسٹر اذلان، سکندر کیا سمجھا ہوا ہے آپ نے مجھے؟ اللہ کا شکر ہے مجھے اپنی عزت کا بھی خیال ہے اور اپنے سے جڑے ہر رشتے کا بھی۔ اذلان بھائی آج تو مزہ آ گیا قسم سے۔ اس سے پہلے کہ اذلان نایاب کو کچھ کہتا نور صاحب کے ساتھ وہاں آ گئی تھی۔ چلو گھر چلے۔ اذلان نے سرخ آنکھوں سے نایاب کو گورا اور سپاٹ لہجے میں کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب کے سامنے اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ یا اللہ پاک، آپ تو جانتے ہیں نا میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں تو ہمیشہ بہت سنبھل کر چلی ہوں، کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے، پھر اتنا بڑا الزام کیوں؟ یا اللہ میں نے ہمیشہ پھپھو سے اپنی منحوس ہونے کا طعنہ سنا ہے، لیکن آج اذلان بھائی کی بات نے بہت تکلیف دی ہے۔ انہوں نے میرے کردار کے بارے میں اتنی غلط بات کی ہے، یہ برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے۔ نہیں ہوں میں بری لڑکی نہیں ہوں میں۔ نایاب کے آنسو اب ہچکیوں میں بدل گئے تھے۔ سگریٹ کی وجہ سے پورا کمرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ نایاب تم نے مجھے تھپڑ مار کے بالکل اچھا نہیں کیا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں نے تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دی تو میرا نام بھی اذلان سکندر نہیں۔ اذلان نے سگریٹ اپنے پاؤں تلے کچل دیا۔ یار قسم سے بس مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں جلدی اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر لاؤں گا۔ میں تمہارا یہ جملہ کتنی مہینوں سے سن رہی ہوں۔ نور کو راحیل کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ یا تمہیں مجھ پر ٹرسٹ تو ہے نا، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں اور صرف تم سے ہی شادی کروں گا۔ مجھے تم پر پورا ٹرسٹ ہے راحیل، شکریہ مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے۔ راحیل نے نور کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جسے نور نے آسا چٹا دیا۔ اچھا چلو کینٹین چلتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ نور نے کھڑے ہوتے کہا، ہاں چلو بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف بڑھ گئے۔ آؤ نور میں تمہیں چھوڑ دوں۔ نور کالج کے باہر ڈرائیور کا انتظار کرتی جب ارسلان کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ نو تھینکس، میں خود چلی جاؤں گی۔ نور نے دھوپ سے بچنے کے لیے رجسٹر اپنے سر پر رکھا۔ نور ہر بات پر ضد نہیں کرتے، دیکھو دھوپ کتنی تیز ہے، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ واقعی نور کو بہت گرمی لگ رہی تھی، اس لیے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نور جو گھر کے سامنے گاڑی رکنے پر اسے اترنے لگی تھی، ارسلان کے پکار پر اسے اجلتے ہوئے دیکھنے لگی۔ نور مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ارسلان نے کہا۔ ہاں بولو۔ نور مجھے نہیں پتا کب کیسے لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں نور۔ میں جلدی امی کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ ارسلان کے صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں بھی سچائی تھی۔ کہہ لیا آپ نے؟ آپ تو اب میں جاؤں؟ نور نے ضبط سے کہا، پہلے میری بات کا جواب تو دے دو۔ ارسلان کی آواز میں بے بسی تھی۔ جو آپ سننا چاہتے ہیں آپ تو سنیں، مجھے آپ سے بالکل بھی محبت نہیں اور نہ ہی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، صرف اسی سے ہی شادی کروں گی۔ نور کی بات سن کر ارسلان کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ آئندہ مجھ سے ایسے کوئی بھی بات کرنے سے گریز کیجیے گا، نور کہہ کر گاڑی سے اتر گیا۔ ارسلان کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا جسے اس نے بے دردی سے رگڑ دیا۔ آپ کے بال اتنے خوبصورت ہیں تو آپ یہ حجاب کیوں لیتی ہیں؟ نور نے نایاب کے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی کمر پہ بھی نیچے آ رہے تھے، کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور یہ ہم سب پر فرض ہے۔ میں تو کہوں گی کہ تم بھی کیا کرو، آپ کو پتہ ہے نا مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا یہ سب۔ نور نے کہا، اور کتنا ٹائم لگے گا لڑکیوں؟ مارا بیگم نے روم میں آ کر کہا، بس چچی ہم تیار ہیں۔ نایاب نے حجاب کو باندھتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ میری بچیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، بہت پیاری لگ رہی ہے دونوں۔ مارا بیگم نے نایاب اور نور کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نایاب نے ڈارک بلو کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی اور اسی رنگ کا حجاب پہنا ہوا تھا، لائٹ سے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نور نے پرپل کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی اور بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھولا ہوا تھا۔ اچھا جلدی کرو بارات آ جائے گی، مارا بیگم کہہ کر کمرے سے چلے گی۔ آج ان کے قریبی رشتہ دار گھر شادی تھی اور وہ سب وہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ کوئی باتوں میں مصروف تھا تو کوئی سیلفی لینے میں۔ نایاب اور نور بھی بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب سامنے سے آتی زہرا بیگم کو دیکھ کر وہ سلام کرنے کے لیے ان کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم پھپھو۔ نور نے کہا، وعلیکم السلام، ماشاءاللہ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ زہرا بیگم نے نور کو گلے لگاتے ہوئے کہا، السلام علیکم پھپھو۔ نایاب نے بھی جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ انداز احسان کرنے والا تھا۔ نایاب چپ چاپ واپس سے جانے لگی جب اس کی نظر اذلان پر پڑی جو اسے ہی غصے سے گھور رہا تھا۔ نایاب نے اسے نظر انداز کیا اور چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اپی ادھر آنا ذرا۔ نور کی آواز سن کر نایاب اس کے پاس جا رہی تھی۔ اس کی ٹکر کسی سے ہوگی اور اس کے ہاتھ میں موجود جوس نایاب پر گر گیا۔ نایاب جوس سے صاف کرنے کے لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ نایاب جب واش روم سے باہر آئی تو اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ نایاب سامنے موجود بندے کو دیکھ کر حیران ہوگی جو سے پہلے وہ چیخ مارتی۔ اس نے سختی سے اپنا ہاتھ نایاب کے منہ پر رکھ دیا۔ نایاب اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر حیران تھی۔ اسے ایک لمحہ نہیں لگا تھا یہ پہچاننے میں کہ یہ وہی اس دن بدتمیزی کرنے والے 3 لڑکوں میں سے ایک ہے۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی مجھے دیکھ کر؟ اس دن تمہارے عاشق نے تمہیں بچا لیا تھا، لیکن آج کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ اس نے نایاب کے دونوں ہاتھ قابو میں کرتے ہوئے کہا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے پلیز مجھے جانے دو۔ نایاب نے روتے ہوئے کہا، ارے ایسے کیسے جانے دوں میں تمہیں؟ اتنی مشکل سے تو ملی ہو۔ جب میں نے تمہیں نیچے دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا۔ اپنی قسمت پر وہ خباثت سے بولا،
پلیز بچاؤ، کوئی مدد کرو میری۔ نایاب اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے چیخنے لگی، چپ، بالکل چپ، خبردار جو تمہاری آواز نکلی۔ نایاب مسلسل اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے، زہرا بیگم کو دیکھ کر نایاب نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے صحیح وقت پر انہیں بھیج دیا تھا۔ زہرا بیگم منہ پر ہاتھ رکھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نایاب نے اس شخص کو دھکا دیا اور بھاگتے ہوئے زہرا بیگم کے گلے لگی۔ پھوپھو شکر ہے آپ آگئی، ورنہ میں بہت ڈر گئی تھی، آپ کو پتہ یہ شخص میرے ساتھ چٹاخ۔ زہرا بیگم کے پڑنے والے تھپڑ سے نایاب کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے تھے۔ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقین نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جن کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے نفرت کے ساتھ ساتھ حقارت بھی نظر آئی۔ بکواس بند کرو اپنی، مجھے کیا پتا تھا کہ تم منحوس ہونے کے ساتھ ساتھ بد کردار بھی ہوگی۔ اپنی نہیں تو کم سے کم ہماری عزت کا خیال کر لیا ہوتا، بے حیا لڑکی، زہرا بیگم چیخ کر کہا۔ اپنے بارے میں ایسے الفاظ سننے کے بعد نایاب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پھوپھو میرا یقین کرے، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نایاب کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ رفیق صاحب جو اذلان کے ساتھ یہاں سے گزر رہے تھے زہرا بیگم کی آواز سن کر یہاں آ گئے اور لوگوں کو آتا دیکھ وہ لڑکا چپ چاپ وہاں سے نکل گیا جسے اذلان نے فوراً پہچان لیا تھا۔ چاچو وہ یہ کیا بتائے گی؟ بھائی صاحب میں بتاتی ہوں، یہ بے شرم لڑکی اس کمرے میں اپنے عاشق کے ساتھ آپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی تھی۔ زہرا بیگم کی بات سننے کے بعد رفیق صاحب نے حیرت سے نایاب کو دیکھا جو روتے ہوئے نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ چاچو میرا یقین کرے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، نایاب نے روتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں جھوٹ بول رہی ہوں، میں نے خود تمہیں اس لڑکے کے ساتھ اس کمرے میں دیکھا ہے۔ زہرا بیگم غصے سے بولی، مجھے تو اس پر پہلے ہی شک تھا، اذلان نے بھی آگ لگانے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اذلان کو نایاب سے لاکھ دشمنی صحیح، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ نایاب کبھی ایسا نہیں کر سکتی، اور اس لڑکے کو دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ نایاب سچ کہہ رہی ہے، لیکن اذلان کو اپنے اس تھپڑ کا بدلہ بھی تو لینا تھا، اور وہ یہ موقع ہاتھ سے کیسے جانے دیتا۔ یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے، ہم گھر چل کر اس بارے میں بات کریں گے۔ اذلان ہم گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں، آپ باقی سب کو لے کر آ جائیں، رفیق صاحب کہہ کر کمرے سے چلے گئے۔ زہرا بیگم نے بھی ایک نفرت بھری نظر نایاب پر ڈالی اور کمرے سے چلی گئی۔ چھی چھی، ویسے مجھے یقین ہے کہ تم سچی ہو، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ باقی سب کو یہ یقین دلانے کی کہ تم جھوٹی ہو۔ اذلان بھی نایاب کے کانوں میں زہر ڈال کر چلا گیا۔ کمرہ پورا خالی ہو چکا تھا اور وہ کسی زندہ لاش کی طرح زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو ہمیشہ سنبھل سنبھل کر چلی تھی، آج اس پر ہی بد کرداری کا الزام لگ گیا تھا۔ تھک ہار کر وہ اٹھ کر باہر کی جانب چل پڑی۔ ہائے اللہ، اب اس بد کردار سے شادی کون کرے گا اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ یہ بھی کیوں نہیں مر گئی؟ زہرا بیگم کی بات سن کر نایاب نے سوچا کہ کاش اگر وہ بھی مر گئی ہوتی تو آج اسے یہ سب نہ سہنا پڑا ہوتا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ باجی؟ مجھ پر بھروسہ ہے، نایاب پر یقین۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مائرہ بیگم روتی ہوئے نایاب کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کسی کی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا۔ رفیق اپنا سر پکڑے ہوئے صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، نور اور سعد بھی خاموش کھڑے تھے، ہر کوئی پریشان تھا سوائے اذلان سکندر کے۔ میں تو کہتی ہوں جلد از جلد شادی کر کے نکالیں اسے اپنے گھر سے، پتہ نہیں کس سے تو چکر ہے اس کا۔ خدا نہ خواستہ کل کا کوئی اونچ نیچ ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے دنیا والوں کو؟ لیکن اس منحوس سے شادی کون کرے گا؟ میں کروں گا اس سے شادی۔ اذلان کی بات سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں لگتا ہے میں اس جیسی لڑکی کو اپنی بہو بناؤں گی؟ زہرا بیگم نے غصے سے کہا۔ امی، میں نے بہت سوچ سمجھ کر کہا ہے اور میں اپنے اس فیصلے سے بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اذلان نے تحمل سے کہا۔ چاچی پلیز، میں ان سے شادی نہیں کروں گی، نایاب نے روتے ہوئے مائرہ بیگم سے کہا۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ کیوں اتنی چھوٹی سی بات کا پتنگڑ بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے پتا ہے نایاب ایسا کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ بات کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، ہمیں کسی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے۔ مائرہ بیگم نے بھی غصے سے کہا۔ بس بہت سن لی میں نے آپ سب کی باتیں، میں مولوی کو لینے جا رہا ہوں، آپ سب نکاح کی تیاری کریں، رفیق صاحب کہہ کر چلے گئے۔ نایاب نے حیرت سے اپنے باپ جیسے چاچو کا بدلتا ہوا رویہ دیکھا۔ پتہ نہیں اذلان نے زہرا بیگم سے ایسا کیا کہا کہ وہ بھی چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ چپ ہو جا میری جان، یوں رو رو کر خود کو ہلکان مت کرو، مائرہ بیگم نے نایاب کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ چاچی میں صحیح کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نایاب کے آنسو کسی صورت نہیں رک رہے تھے۔ ہاں، مجھے اپنی تربیت اور اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ مائرہ بیگم نے بھی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کی۔ لیکن چاچو نے میرا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ نایاب نے دل میں آئے شکوہ کیا۔ میں تو خود حیران ہوں کہ رفیق اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ مائرہ بیگم نے کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم یہ جوڑا پہن لینا۔ مائرہ بیگم نے لال رنگ کا جوڑا نایاب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ چاچو کہاں ہے؟ نایاب نے پوچھا۔ وہ اپنے روم میں ہے، مائرہ بیگم کہہ کر چلی گئی۔ نایاب نے جب دروازہ کھولا تو رفیق صاحب سامنے ہی چیئر پر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ نایاب چپ چاپ جا کر ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی، اپنے ہاتھ پر کسی کی پکڑ محسوس کر کے۔ رفیق صاحب نے اپنی آنکھیں کھولی جہاں نایاب آنکھوں میں شکوہ لیے نہیں دیکھ رہی تھی۔ رفیق صاحب نے اپنی آنکھیں چرائی۔ آپ کو اپنی نایاب پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے چاچو، جو اپنے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا؟ نایاب نے نم لہجے میں کہا۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، تو پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ میں اپنی بہن کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں میری بچی۔ کیا مطلب؟ رفیق صاحب کی بات پر نایاب الجھی تھی۔
اپنی پھپھو کی تم سے نفرت سے تم اچھی طرح واقف ہو، مجھے پتہ ہے جب تک وہ یہ بات پورے خاندان کو نہیں بتا دیتی وہ سکون سے نہیں بیٹھتی، لیکن جب تم ان کے گھر کی عزت بن جاؤ گی تو وہ یہ بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کریں گی، اور جہاں تک تمہارا معاملہ ہے تو مجھے یقین ہے تم اپنی محبت سے ان کا دل جیت لو گے۔ رفیق صاحب نے تحمل سے کہا، آپ کو پتہ ہے چاچو، میں نے آج تک آپ کی کوئی بات رد نہیں کی، میں آج بھی آپ کی بات کا احترام کروں گی۔ نیاب نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی، مجھے پتہ ہے میری نیاب بہت فرما بدار ہے اور وہ اپنے صبر سے اپنی پھپھو کا دل صاف کر لے گی۔ رفیق صاحب نے نیاب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مولوی صاحب آگے تھے، مولوی صاحب آگے ہیں، آپ لوگ بھی آ جائیں، مائرہ بیگم نے کمرے میں آ کر کہا۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نیاب نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جس شخص کا کبھی چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی آج اس کے نام سے جڑنے جا رہی ہے۔ جی قبول ہے، آنسو ضبط کے باوجود بہہ گئے۔ پورا کمرہ اپنی مثال آپ تھا، ہر چیز نفاست سے رکھی ہوئی تھی، لیکن سجاوٹ کے نام پر کچھ نہ تھا۔ وہ نظریں چکائے بیٹھی ہوئی تھی، اسے کسی اچھے کی امید نہ تھی، لیکن وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس بھی نہ تھی۔ آج اسے شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر سیدھی ہو کر بیٹھ کے زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر ایک لمحے کے لیے اس کا دل لرزا تھا۔ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو، تمہیں کیا لگا تھا میں آؤں گا اور تمہاری خوبصورتی کے قصیدے پڑھوں گا؟ تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ میں ایک نظر بھی تمہیں دیکھوں بھی ہوں۔ اپنے آنسو اندر دھکیلتی وہ منہ پر کفر ڈالے بیٹھی تھی۔ جواب تو وہ بھی دے سکتی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ویسے تم سے بڑی بے شرم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اتنا کچھ سننے کے باوجود ڈھیٹ بن کر بیٹھی ہو۔ چلو اٹھو یہاں سے۔ اس کا بازو دبوچتے اس نے اسے کھڑا کیا۔ وہ نازوں سے پلی کہاں سختی کی عادت تھی، آنسو چھپاتی ہوئی اپنا بھاری جوڑا اٹھاتی واش روم کی جانب بڑھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے، لیکن کسے پرواہ تھی؟ وضو کر کے جب وہ باہر نکلی تو کمرے کی لائٹ بند تھی۔ وہ اس کی ذات کی نفی کر کے بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ کیسے نیند آ جاتی ہے ان لوگوں کو یار، وہ جو دوسروں کی نیندیں حرام کر کے رکھتے ہیں۔ نظر گھما کر جب اس نے صوفے کی جانب دیکھا تو وہاں ایک تکیہ رکھا ہوا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ اس کی جگہ اس کمرے میں کہاں ہے۔ جائے نماز بچھا کے اس نے نماز ادا کی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا مانگے۔ دل نے شکوہ کرنا چاہا، لیکن اس نے فوراً دل کو ڈانٹا، نہیں یا اللہ، میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے کوئی حق نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ بے شک آپ میرے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ بس میرے مالک مجھے ہر مشکل اور صبر تحمل سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ آنسو صاف کر کے وہ صوفے کی جانب بڑھ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو صوفے پر سونے کی وجہ سے اس کا پورا جسم اکڑا ہوا تھا۔ بہت مشکل کے بعد ہمت کر کے وہ بیٹھی اور چاروں طرف دیکھا تو کمرے میں اذلان موجود نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز پر سے سامنے دیکھا تو اذلان کے آفس کے لیے مکمل تیار کمرے میں داخل ہوا۔ نیاب اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ نیاب جب باہر آئی تو اذلان فوراً فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ نیاب چپ چاپ ڈریس لے کر سامنے جا کر بال بنانے لگی۔ ہاں میری جان ٹھیک ہے، آفس کے بعد میں تمہیں پک کر لوں گا اور پھر ہم لنچ کرنے چلیں گے۔ بول تو رہا ہوں کل تھوڑا مصروف تھا اس لیے نہیں مل سکا، چلو پھر مل کر بات کریں گے۔ اذلان نے فون بند کر کے نیاب کو دیکھا، جس نے آنکھوں میں آئی نمی چھپانے کے لیے چہرہ نیچے جھکایا ہوا تھا۔ اذلان کمرے سے باہر چلا گیا۔ نیاب کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ نیاب نے نیچے آ کر سامنے صوفے پر بیٹھے زہرا بیگم کو سلام کیا، جنہوں نے اسے نظر انداز کر کے واپس نظریں اخبار پر جما دی۔ ان کی اس حرکت پر نیاب کو دکھ ہوا، لیکن وہ چپ چاپ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابھی تک چاچو لوگ نہیں آئے؟ نیاب نے دل میں مچلتا سوال پوچھا، کیونکہ اسے امید تھی کہ وہ لوگ ناشتہ لے کر ضرور آئیں گے۔ فون آیا تھا بھابھی کا، پوچھ رہی تھی کہ کب تک آئیں، لیکن میں نے منع کر دیا کہ کیا ہم اب اسے ناشتہ بھی نہیں دیں گے کیا؟ زہرا بیگم رکھے انداز میں کہتی کھڑی ہو گئی۔ ان کی بات سن کر نیاب کو مایوسی ہوئی تھی۔ اچھا سنو، اگر تمہیں بھوک لگے تو کچن سے جا کر ناشتہ بنا لینا اپنے لیے، کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نیاب نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے اسے کافی بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی تھی۔ اسے پہلے ہی پتا تھا کہ اس گھر میں سے نئی نویلی دلہن سمجھ کر کوئی نخرے نہیں اٹھائے گا۔ ابے یار کہاں ہے تو؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں اور تو ہے کہ آ کے ہی نہیں دے رہا۔ سعد نے غصے سے فون پر کہا۔ کیا کہا؟ 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ ابے کمینے میں پچھلے آدھے گھنٹے سے تیرا یہی قومی جھوٹ سن رہا ہوں۔ میں سامنے ریسٹورنٹ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، جلدی پہنچ۔ سعد غصے میں بڑبڑاتا اور ریسٹورنٹ کی جانب چل رہا تھا کہ کسی سے زوردار ٹکر کی وجہ سے وہ نیچے گرتے گرتے بچا، لیکن مقابلے کو وہ زمین بوس کر چکا تھا۔ اور سوری، وہ میری غلطی کی وجہ سے آپ گر گئی۔ سعد معذر خواہ انداز میں بولتا ہوا سامنے گری ہوئی لڑکی کی جانب بڑا، اندھے ہو کیا دکھتا نہیں ہے یا پھر یہ بٹن جیسی آنکھیں ادار پر دی ہوئی ہیں؟ اس نے غصے میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ استغفار! وہ اپنی خوبصورت آنکھوں کے لیے بٹن لفظ سن کر سعد نے کہا، او ہیلو میڈم، میں ایک تو آپ کو سوری بول رہا ہوں اور آپ ہیں کہ الٹا مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ سعد نے بھی غصہ کرنے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی شکل اور صورت سے اور اتنی خوبصورت معصوم تھی کہ اس پر غصہ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ بقول سعد کے
सॉरी माई फुट। आइंदा रस्ते से चलते हुए अपनी इन बटन जैसी आंखों का इस्तेमाल करना लाजमी कर लेना। ये कहकर वो लड़की बगैर साद को बोलने का मौका दिए वहां से चली गई। खूबसूरत चुड़ैल। साद ने दिल में इसे इस लक़ब से नवाजा और सामने देखा तो नौफल अपनी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। क्या है? साद ने गुस्से से पूछा। कसम से यार मैंने कुछ नहीं देखा। नौफल ने शरारत से आंख दबाई। दफा हो। साद कहता कि जानी बढ़ गया। अच्छा यार मजाक कर रहा था। वो भी इसके पीछे भागा। नायाब बेड पर बैठी सोचों में गुम थी। क्या से क्या हो गया था इसके साथ। ये सब इसने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कल का अजलान का रवैया याद करके इसे दुख हो रहा था। अब जो भी है वो मेरे शौहर है। मैं अपनी मोहब्बत और मेहनत से यकीनन इनके दिल में जगह बना लूंगी। नायाब भी ये सोचकर उठी और अलमारी से अजलान के कपड़े निकाल कर रखे क्योंकि इसके आने का वक्त हो गया था। वो वापस बेड पर बैठी ही थी कि अजलान कमरे में दाखिल हुआ। पानी लाऊं आपके लिए? नायाब ने इसके पास आकर पूछा। अजलान इसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। पीछे नायाब लब काटती इसका बैग जगह पर रखने लगी। मैं पूछ रही थी कि अजलान को बाहर आता देखा नायाब ने दोबारा कहा, लेकिन इसका फ़ोन बजने पर चुप होगी। हाँ डार्लिंग मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ हाँ मेरी जान बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। ये कहकर अजलान ने फ़ोन बंद किया और एक तंजिया नज़र नायाब के वजूद पर डालकर चला गया। अजलान के जाते नायाब ज़मीन पर बैठती चली गई। वो अभी भी बेयकीन नज़रों से दरवाजे की जानिब देखती थी जहाँ से अभी वो गया था। इसे पता नहीं चला कि कब आंसू उसकी आंखों से निकलकर बेमोल होने लगे। नहीं मैं इतनी आसानी से अपने शौहर को किसी और का नहीं होने दूंगी। निकाह के दो बोल में बहुत ताकत होती है और मुझे यकीन है कि एक दिन इन्हें भी मेरी कदर हो जाएगी। आंसू साफ करके नायाब ने अपने आप से कहा। वो ऐसी ही तो थी अपने से जुड़े रिश्तों को बचाने की खातिर अपना आप भूल जाने वाली। यार प्लीज़ परेशान नहीं हो। मैं वादा करता हूँ 1 घंटे तक तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने जब से अम्मी को बताया है वो तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। राहील ने कहा। लेकिन राहील, नूर ने कहना चाहा लेकिन कुछ नहीं। जब तुम मेरी अम्मी से मिलोगी ना तो तुम्हारा वापस जाने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा। वो हैं ही इतनी अच्छी। ठीक है लेकिन सिर्फ आधा घंटा, नूर ने घुटते हुए कहा और गाड़ी में बैठ गई। जो हुक्म आपका। राहील ने सरखम किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक फ्लैट के आगे रुकी। चलो। नूर अभी भी कश्मकश में खड़ी थी जब राहील इसका हाथ पकड़कर अंदर की जानिब बढ़ गया। कहाँ है आंटी? नूर ने पूछा। वो शायद किचन में है, तुम बैठो मैं अभी बुला कर लाता हूँ। राहील ने नूर को सोफे पर बैठाया और किचन की जानिब बढ़ गया। हाँ यार मैं ले आया हूँ इसे। क्या कहा था? तेरा भाई कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। चलो तुम लोग जल्दी से पहुंचो। हाँ हाँ मैंने इसे बाहर बैठाया हुआ है। अबे बहुत ही खूबसूरत पीस है। हाँ ठीक। राहील बोलता हुआ जैसे ही पीछे मुड़ा तो नूर बेयकीन नजरों से इसे देख रही थी। नूर मेरी बात सुनो, दूर हो मुझसे। राहील ने नूर का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो नूर ने इसे धक्का देकर पीछे किया। मुझे नहीं पता था राहील कि तुम इतने घटिया भी हो सकते हो। मुझे गुस्सा आ रहा है अपने पर जो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करके तुम्हारे साथ आ गई। नूर ये कहकर दरवाजे जाने बढ़ी लेकिन राहील ने इसे पीछे जमीन पर धक्का दिया। नूर मुंह के बल जमीन पर गिर गई। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? राहील ने नूर के बालों को दबोचते हुए कहा। प्लीज मुझे जाने दो। नूर ने रोते हुए बाल छुड़ाने की कोशिश की। इतनी मेहनत के बाद लाया हूँ और इतनी आसानी से जाने दूंगा? वाह क्या बात कही तुमने। राहील ने कहा और इसे घसीटते कमरे की जानिब ले जाने लगा। नूर रोते हुए अपना हाथ छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी और फिर इसने राहील के हाथ पर काट लिया। जाहिल लड़की। इससे पहले राहील का हाथ नूर के मुंह पर निशान छोड़ता किसी ने इसका हाथ हवा में ही रोक दिया और एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पर मारा। हद होती है। अजलान जो ऑफिस से जाने के लिए अलमारी से अपनी शर्ट निकाल रहा था, इसने अलमारी का पट से दरवाजा बंद करते हुए कहा। क्या हुआ? नायाब अभी अजलान का नाश्ता लेकर कमरे में आई थी तो अजलान को गुस्से में देख इसने पूछा। जो शर्ट मैंने आज पहनकर जानी थी वो तो इस्त्री ही नहीं है। अजलान ने सफ़ेद रंग की शर्ट बेड पर फेंकते हुए कहा। आप नाश्ता करें, ये मैं जल्दी से इस्त्री कर देती हूँ। अजलान ने कुछ ना कहा और चुपचाप नाश्ता करने के लिए बैठ गया। नायाब एक नज़र इसे देखा और शर्ट इस्त्री करने लगी। मुझे यकीन है अजलान, मैं आपके दिल में जगह बना लूंगी। नायाब ने मोबाइल में मसरूफ़ अजलान की तरफ देखते हुए सोचा और हल्का सा मुस्कुरा दी। अबे कौन है तू? नूर, जिसने थप्पड़ के डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, राहील की आवाज़ सुनकर आंखें खोली तो सामने अरसलान को देखकर हैरान रह गई जिसने राहील का हाथ पकड़ा हुआ था। अरसलान ने खुनख्वार नज़रों से नूर को घूरा, राहील को मारने लग गया। नूर को अब अरसलान से डर लग रहा था जो राहील को बुरी तरह पीट रहा था। राहील जब अरसलान के मार से बेहोश हो गया तो वो उसे छोड़कर नूर की तरफ बढ़ा जो डर से कांप रही थी। अरसलान मेरी बात चटाख। अरसलान के पड़ने वाले थप्पड़ से नूर के अल्फाज इसके मुंह में रह गए थे और अपने गाल पर हाथ रखे बेयकीन नज़रों से इसे देखने लगी। यकीन करो नूर, मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। कम से कम अपने बाप की इज्जत का ख्याल कर लेती। हैरत हो रही है मुझे खुद पर जो मैंने कभी तुम जैसी लड़की से मोहब्बत की जिसे अपनी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, अपना हुलिया दुरुस्त करके जल्दी आ। और अरसलान ने एक नफरत भरी नज़र नूर पर डाली और चला गया। नूर वहीं बैठकर बावाज रोने लगी।
अरसलान अपनी गाड़ी में बैठा अपने किसी दोस्त का इंतजार किया था जब इसे सामने नूर किसी लड़की के साथ बात करती हुई नजर आई। ये देखकर अरसलान का खून खौल उठा। वो लड़का इसे किसी बात के लिए शायद मना रहा था और देखते ही देखते नूर इसके साथ कार में बैठकर चली गई। अरसलान ने अपने दोस्त को कॉल करके ना मिलने का बहाना किया और अपनी गाड़ी भी इस गाड़ी के पीछे लगा दी जिसमें अभी थोड़ी देर पहले नूर बैठी थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने रुकी। अरसलान ने भी अपनी गाड़ी से इनसे फासले पर रोकी। नूर को इस लड़की के साथ फ्लैट में ज़्यादा देखकर अरसलान का बस नहीं चल रहा था कि उसका कत्ल कर दे। अरसलान को बिल्डिंग में कमरा ढूंढने में थोड़ी देर लगी और जब वो मतलूबा कमरे में पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर इसका गुस्से से बुरा हाल हो गया। ठक गाड़ी का दरवाजा बंद होने की आवाज़ पर अरसलान सोचों से बाहर आया और सामने देखा तो नूर डरी समी बैठी हुई थी, आंसू रुकने की कोशिश कर रही थी। नूर को देखकर अरसलान को वो सब वापस याद आया। इसने गुस्से से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा जिससे नूर डरकर कार के दरवाजे के साथ चिपक कर बैठ गई। अरसलान ने बगैर कुछ के फुल स्पीड में गाड़ी चला दी। बिरयानी बनाने के बाद नायाब सलाद बनाने लगी। इसने आज अजलान की पसंद का खाना बनाने का सोचा था, इसलिए वो अजलान के मनपसंद बिरयानी बना रही थी। इसने बहुत दिल से बनाई थी और इसे यकीन था कि अजलान को ये ज़रूर पसंद आएगी। क्या कर रही हो? ज़रा बेगम ने किचन में आकर पूछा। पुप्पो मैं बिरयानी बना रही थी, नायाब ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है इस जैसी फजूल हरकत करके तुम मेरे बेटे को काबू कर लोगी और मुझसे छीन लोगी? ज़हरा बेगम ने नहुस से कहा। नहीं पुप्पो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। नायाब को इनका अंदाज बुरा लगा था। रहने दो बीबी, मुझे नहीं पता क्या तुम्हारे पहले माँ बाप को खा गई और अब मेरे बेटे के पीछे पड़ गई हो। माँ बाप मर गए लेकिन तुझ मनूस को छोड़ गया। अरे तू भी मर जाती ना। ज़रा बेगम बोलती हुई किचन से चली गई। नायाब अपनी हाथ की पुर से अपने आंखों में आए आंसू साफ करने लगी। नूर के आंसू किसी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसका दम घुट रहा था। इसे लग रहा था कि इसका दिल फट जाएगा। अरसलान इसे घर के आगे उतार कर बगैर कुछ के चला गया था और वो सर दर्द का कहकर फौरन अपने कमरे में आ गए थे जब से रोए जा रही थी। अगर अजलान ना आता तो ये सोचकर इसकी रूह कांप रही थी। जिन आंखों में इसने हमेशा अपने लिए मोहब्बत देखी थी, आज इनमें बेहद नफरत देखकर इसे ज़ियत पहुंची थी। हम मुसलमान लड़कियां और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एक मुसलमान लड़की को कभी इतना सस्ता नहीं होना चाहिए कि कोई भी इसे खरीद सके। मुझे यकीन है मेरी नूर अभी मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगी। मुझे यकीन है कि मेरी नूर मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगी। नूर तोड़ दिया आपकी नूर ने आपका मान तोड़ दिया। आपकी नूर अच्छी नहीं है। आपकी नूर बहुत बुरी है। नायाब के कहे गए अल्फाज याद करके नूर फुट फुट कर रो दी। या अल्लाह, आज दोपहर का वाक़या सोचकर नूर का दिमाग फटा जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब आंसू में कमी आई तो उठकर नमाज पढ़ने चली गई क्योंकि सुकून तो सिर्फ नमाज में ही है। नायाब जब से बैठी अजलान के आने का इंतजार कर रही थी। घड़ी रात के 2 बजने का पता दे रही थी। नींद आने के बावजूद वो जाग रही थी। अजलान के इंतजार में इसने अभी तक खुद भी खाना नहीं खाया था। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज़ पर नायाब ने जब देखा तो अजलान किसी से फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आ रहा था। हाँ मेरी जान जीजी, मैं पहुंच गया हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अजलान की बातें सुनकर नायाब का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। अजलान बगैर नायाब की तरफ देखे फ्रेश होने चला गया। खाना लाऊं आपके लिए? अजलान जब वापस आया तो नायाब ने पूछा। खा कर आया हूँ। अंदाज बहुत रुखा था। आपके इंतजार में मैंने भी खाना नहीं खाया, सोचा था आपके साथ खाऊंगी। अजलान के जवाब पर नायाब सुदा हुई थी। तो किसने कहा था मेरा इंतजार करो? वही बेरुखा अंदाज। आज आप इतना लेट क्यों हो गए थे? नायाब ने फिर हिम्मत करके बात की। आखिर क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों पीछे पड़ गई हो और किस हक से तुम ये सब पूछ रही हो? अजलान ने गुस्से में नायाब का बाजू दबोचते हुए कहा। बीवी हूँ मैं आपकी। नायाब ने बाजू छुड़ाते हुए कहा। हाँ, ऐसी बीवी जिसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। सुनना चाहती हो ना कि मैं कहाँ था? तो सुनो, अपनी गर्लफ्रेंड के पास था जिससे मैं जल्द शादी करने वाला हूँ। अल्फाज से ये धमाका जो नायाब के सर पर हुआ था। आप झूठ बोल रहे हैं ना? कह दें कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नायाब ने अजलान का गिरबान झंझोड़ते हुए कहा। यही सच है। अजलान ने नायाब को पीछे करते हुए कहा। प्लीज़ अजलान, ऐसा मत करो, मेरे साथ मैं मर जाऊंगी। अजलान ने अपनी अना को रोनते हुए नायाब ने अपनी अना को रोनते हुए कहा। मेरी तरफ से तुम मरो या जियो, आई डोंट केयर, और खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। तुमसे शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अजलान ने पास पड़ा गुलदान दीवार में मार दिया। ठीक है अजलान, अब मेरा ज़मीर मुझे मलामत नहीं कर सकता कि मैंने अपना रिश्ता बचाने की कोई कोशिश नहीं की। मैं अब आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करूंगी। अजलान सिकंदर, मैंने अपना मामला अपने रब पर छोड़ दिया है। बेशक वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। नायाब का लहजा बता रहा था कि वो सब्र की आखिर इंतहा पर थी। अजलान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे से चला गया। मैं अब ऐसे इंसान के लिए बिल्कुल नहीं रोऊंगी। नायाब अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए। अजलान बेटा, मैं सोच रही हूँ कि अब आपकी शादी करवा दी जाए। शाज़े बेगम ने अजलान के पास बैठते हुए कहा। अम्मी, आपको अचानक मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? अजलान बोला। अचानक नहीं आया, मैं काफ़ी दिनों से तुमसे बात करने का सोच रही थी। अच्छा, तुम्हें कोई लड़की पसंद है जिससे तुम शादी करना चाहती हो? शाज़े बेगम ने जानती नज़रों से अजलान को देखा।
शाज़िया बेगम की बात सुनकर अरसलान की नज़रों के सामने नूर का मुस्कुराता हुआ चेहरा है, लेकिन वो फ़ौरन सर झटक कर बोला, नहीं अम्मी, मुझे कोई पसंद नहीं है। मतलब कि तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से शादी करने में कोई इतराज़ नहीं। उन्होंने एक बार फिर सोचा, नहीं अम्मी, अम्मी जान, आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ आंखें बंद करके शादी कर लूँगा। अरसलान ने अपनी दिल की धड़कनों को नज़रअंदाज किया जो चीख चीख कर नूर का नाम पुकार रही थी। जीते रहो मेरे बच्चे, अब मैं जल्द ही लड़की वालों से बात करती हूँ, शाज़िया बेगम ये कहकर चलेगी। काश नूर, तुमने मेरी मोहब्बत की कदर की होती। अरसलान ने आंखों में आई नमी साफ की। नूर बेटा, इतनी देर हो गई, आप अभी तक नहीं उठी। मारिया बेगम ने नूर के कमरे में आकर खिड़कियों से पर्दे हटाते हुए कहा। नूर बेटा, नूर का जवाब ना पाकर वो इसके पास आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने नूर का हाथ पकड़ा तो इन्हें फौरन झटका लगा, क्योंकि नूर का जिस्म बुखार से तप रहा था। नूर बेटा, आंखें खोलो। मारिया बेगम ने नूर के गाल थपकते हुए कहा। अम्मी, नूर ने थोड़ी सी आंखें खोलते हुए पुकारा। बेटा, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो रात को ही बता देना चाहिए था। मारिया बेगम ने परेशानी से कहा। अम्मी, मैं ठीक हूँ। नूर अपने लिए इनकी फिक्र पर मुस्कुराई थी। इतना तेज बुखार हो रहा है, कह रही हो ठीक हो, चलो शाबाश, उठकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता और दवाई लाती हूँ। इन्हें नहीं अम्मी, आप मेरे पास बैठी रहे। मारिया बेगम जब उठकर जाने लगी तो नूर ने इनका हाथ पकड़कर अपना सर इनकी गोद में रख लिया। अम्मी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो मेरी जान। मायरा बेगम नूर के पास आने लगी। अम्मी, अगर इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? उन्होंने अपने दिल में मचलता सवाल पूछा। नूर, गलती करके इस गलती को मान लेना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपकी इस गलती की वजह से कोई बंदा हर्ट हुआ है तो आप इससे माफ़ी मांगो। अगर आपने अल्लाह को नाराज़ किया तो इससे भी माफ़ी मांगो। अम्मी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देंगे ना? नूर इस वक्त किसी मासूम डरे हुए बच्चे की तरह लग रही थी जो गलती के बाद सज़ा का सोचकर घबरा रहा हो। तुम्हें पता है नूर, बंदे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करते जितनी आसानी से अल्लाह माफ़ करता है, क्योंकि वो बहुत रहीम है। वो तो बस अपने बंदे की सच्ची माफ़ी की देर में होता है। जिससे बंदा अपनी गलती के दिल से माफ़ी मांग ले तो वो फ़ौरन माफ़ कर देता है, चाहे गुनाह समुद्र की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। मारिया बेगम की बात सुनकर नूर ने कमाल महारत से अपने आंसू ज़ब्त किए हुए थे, वरना तो इसका दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर रोए, अपने रब के सामने अपनी गलती की माफ़ी मांगे। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मारिया बेगम के जाने के बाद नूर सर पकड़ कर बैठ के सारे वाक़ये किसी फिल्म की तरह इसकी आंखों में घूम रहे थे। इसका रहील से बातें करना, इसकी झूठी मोहब्बत पर यकीन करना, इस पर एतबार करके इसके घर जाना और फिर वो होना जिसका इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। आप भी सही कहती थी कि नामहरम की मोहब्बत सिवाय रसवाई के कुछ नहीं देती। काश मैं इनकी ये बात पहले ही समझ जाती। नूर इन्हें सोचों में गुम थी। जब इसे अज़लान की आवाज़ आने लगी, इसे याद नहीं पड़ रहा था इसने आखिरी बार कब नमाज पढ़ी थी। बुखार की वजह से इसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा था, लेकिन वो अपने दर्द को भुलाए फ़ौरन नमाज के लिए वुज़ू करने के लिए चली गई। फूफो, ये सूप पी लें। नायाब ने ज़हरा बेगम को सारा देकर बैठाया। मेरा दिल नहीं कर रहा, ज़हरा बेगम ने कहा। ज़हरा बेगम को पिछले कुछ दिनों से बुखार था और नायाब ने सच्चे दिल से इनकी बहुत देखभाल की थी, जिसकी वजह से इनका बुखार भी उतर गया था, लेकिन वो पहले से कमज़ोर हो गई थी। थोड़ा सा पी लें, फिर दवाई भी लेनी है। नायाब ने ज़बरदस्ती ने सूप पिलाया। नायाब, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। नायाब जब दवाई देकर जाने लगी तो उन्होंने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया। जी फूफो, बोले, मुझे माफ़ कर दो। ज़हरा बेगम ने नायाब के सामने हाथ जोड़ दिए। इनके जुड़े हाथ देखकर नायाब को धचका लगा था। पुप्पो, ये क्या कर रही हैं आप? नायाब ने फ़ौरन इनके हाथ पकड़कर नीचे किए। बेटा, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। मैंने तुम्हें बचाने में गलती कर दी। जिस तरह तुमने दिन रात मेरी खिदमत की, अगर मेरी अपनी बेटी भी होती तो वो भी शायद ऐसे नहीं करती। तुम बहुत अच्छी हो नायाब, बस मैं ही अक्ल की अंधी थी। ज़हरा बेगम की बात सुनकर नायाब के आंसू बह रहे थे। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से नायाब को देखा। पुप्पो, आप मुझसे माफ़ी मत मांगे, क्योंकि मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं थी। जीती रहो मेरी बच्ची। मुझे पता था कि तुम बहुत बड़े दिल की मालिक हो। उन्होंने आपको गले से लगा लिया। अच्छा अज़लान अब भी ऑफिस से आ गया होगा, तुम जाकर इसे देख लो। जी। नायाब कहकर कमरे से चलेगी। इस दिन के बाद इसके और अज़लान के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन वो इसके सारे काम कर रही थी, अपनी सोचों में गुम। जब इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। अरसलान, जल्दी से तैयार हो जाओ। शाज़िया बेगम ने अरसलान के कमरे में, ये कहीं पर अरसलान लिखा हुआ है, कहीं पे अज़लान लिखा हुआ है, वो मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ। शाज़िया बेगम ने अरसलान के कमरे में आकर कहा, जो अभी ऑफिस से आया था, कहाँ जाना है? अरसलान ने तैयार खड़ी शाज़िया बेगम की जानिब देखते हुए पूछा। रफ़ीक भाई के घर। अम्मी, मैं बहुत थका हुआ, प्लीज़ आप अकेली चली जाए। अरसलान ने मुँह बना कर कहा। अरसलान, मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। शाज़िया बेगम बगैर अरसलान की बात सुने कमरे से चली गई। क्या मुसीबत है? क्योंकि वो अभी नूर की शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। अरसलान ने गुस्से पर जब्त किया। थोड़ी देर बाद अरसलान जब नीचे आया तो शाज़िया बेगम लाउंज में इसी का इंतजार में बैठी हुई थी। चलो, पहले ही बहुत देर हो गई है। शाज़िया बेगम जाकर कार में बैठ गई। वो भी सुस्त कदमों से चलता हुआ कार में बैठा। वो सब रफ़ीक साहब के घर में बैठे बातचीत में मसरूफ़ थे। अरसलान का बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से चला जाए। थोड़ी देर जब वो जाने का सोच कर खड़ा होने लगा तो इससे सामने से नूर आती नजर आई। एक पल के लिए तो अरसलान इसे देखकर चूक गया था।
गुलाबी रंग के सादा से सूट में गुलाबी रंग का हिजाब लिए वो खुद भी एक गुलाबी लग रही थी। माशाल्लाह मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। शाज़िया बेगम की आवाज़ पर अरसलान होश में आया और नफरत से रुख मोड़ लिया। भाई मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। शाज़िया बेगम ने सामने बैठे रफ़ीक साहब को मुखातिब किया। जी बहन बोलें, क्या बात है? भाई साहब मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। मैं अरसलान के लिए नूर का हाथ मांगने आई हूँ। शाज़िया बेगम की बात सुनकर दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नज़रों में डर था, दूसरे की नज़रों में नफरत। इसने हाथ में पकड़ा गिलास खींचकर दीवार पर मारा। इसका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ तहस-नहस कर दिया। अरसलान जब से रफ़ीक साहब के घर से आया था अपने कमरे में बंद था। ये तो इसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि शाज़िया बेगम नूर को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। अरसलान बेटा दरवाज़ा खोलो। शाज़िया बेगम ने दरवाज़ा बजाया। अरसलान ने अपने मुंह पर हाथ फेर कर खुद को रिलैक्स किया और फिर उठकर दरवाज़ा खोला। बेटा जब से हम घर आए हैं तुम कमरे में बंद होकर रह गए हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। शाज़िया बेगम ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अम्मी वो बस सर में ज़रा दर्द था तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ। अरसलान ने बहाना बनाया। अरसलान वो मैंने पूछना था कि तुम्हें इस रिश्ते से कोई इतराज़ तो नहीं है? मुझे पता है कि इतराज़ वाली कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन सोचा फिर भी तुमसे पूछ लूँ। अरसलान ने सोचा कि वो मना कर दे, लेकिन इसे यकीन था कि शाज़िया बेगम इनकार की वजह लाजमी पूछेगी और जो वजह थी वो इन्हें बिल्कुल भी नहीं बता सकता था। नहीं अम्मी मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अरसलान ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात का ज़रूर मान रखोगी। अल्लाह तुम दोनों का नसीब अच्छा करे। शाज़िया बेगम कहती कमरे से चलेगी। अरसलान ने सर अपने हाथों में गिरा लिया। नया बहुत मुश्किल से अपने पैर बचाकर कमरे में दाखिल हुई थी। पूरा कमरा बिखरा हुआ था, हर चीज़ ज़मीन पर बिखरी पड़ी पड़ी थी। नायाब हर चीज़ हैरत से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो, हर चीज़ तबाह करके चला गया हो। नायाब ने जब सामने देखा तो ज़लान सुर्ख आंखें लिए इसकी तरफ बढ़ रहा था। चटाक इससे पहले कि नायाब कुछ कहती है, ज़लान के पड़ने वाले थप्पड़ से वो ज़मीन बोस हो हुई थी। नायाब मुंह पर हाथ रखे बेयकीन नज़रों से ज़लान को देख रही थी। अजलान ने नायाब के बालों को दबोच कर इससे खड़ा किया। दर्द की वजह से नायाब की सिसकी निकली। अजलान क्या हो गया आपको? छोड़े मेरे बाल। नायाब ने अपना आप छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मुकाबिल की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। चुप, एकदम चुप। अजलान बोला नहीं, दौड़ा था। क्यों आई हो तुम मेरी ज़िंदगी में आखिर? क्यों? तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी मोहब्बत मुझे छोड़कर चली गई है। मैं कल इससे शादी करने वाला था, लेकिन वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रही है। अजलान ने गुस्से से नायाब का बाजू दबोचते हुए कहा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? अजलान आप मुझे क्यों सज़ा दे रहे हैं इस सब में? नायाब ने रोते हुए अपने बाजू छुड़ाने की कोशिश की। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। तुम मनूस हो, मेरी सारी खुशियाँ खा गई हो तुम। मैं अब तुम्हें एक मिनट के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। अजलान ने कहते हुए आपका हाथ पकड़ा, से घसीटते हुए कमरे से बाहर लाया। प्लीज़ अजलान मेरा हाथ छोड़ दे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हो रहा है यहाँ? ज़हरा बेगम जो शोर सुनकर बाहर आई थी, सामने का मंजर देखकर उन्होंने हैरत से कहा, पप्पो प्लीज़ इन्हें समझाएं, ये मुझे घर से निकाल रहे हैं। नायाब ने रोते हुए कहा, ये क्या कह रही हो? कह रही है अजलान तुम होश में तो हो? नायाब की बात सुनकर ज़हरा बेगम ने गुस्से में अजलान को मुखातिब किया। मैं बिल्कुल होश में हूँ अम्मी। अब ये लड़की मजीद इस घर में नहीं रह सकती। अजलान नायाब का हाथ पकड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मैं कहती हूँ छोड़ो इसका हाथ। ज़हरा बेगम ने कहा, सॉरी अम्मी, लेकिन अब मैं इस लड़की को मजीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजलान ने कहा। नायाब का दरवाजे से बाहर दिक्कत देखकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अजलान क्या हो गया तुम्हें? वो बीवी है तुम्हारी, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शाज़िया बेगम की आवाज़ में गुस्से के साथ अफसोस भी था। मेरी तरफ से वो भाड़ में जाए और आइंदा से घर में इसका जिक्र ना हो। अजलान कहते हुए कमरे की जानिब बढ़ गया। नूर परेशानी में कमरे में ठहर रही थी। आज शाज़िया फूफो की बात सुनकर जब इसने अरसलान की तरफ देखा, अच्छा अरसलान और अजलान अलग अलग हैं। अरसलान की तरफ देखा था तो इनकी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर वो सही मानों में डर गई थी। अगर मेरी अरसलान से शादी होगी तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, ये सोच सोच कर नूर के सर में दर्द हो रहा था। मुझे यकीन है कि अरसलान शादी के लिए मना कर देंगे। वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं, वो कैसे मुझे कबूल करेंगे? नूर अपने आप को दिलासा दे रही थी जब मायरा बेगम कमरे में दाखिल हुई। क्या कर रही हो नूर? मायरा बेगम ने पूछा। कुछ नहीं अम्मी, आप बताएं, कोई काम है? हाँ, वो मैं कहने आई थी कि शाज़िया बाजी का फ़ोन आया था, वो तुम्हारे अब्बू से जवाब मांग रही हैं, तो तुम्हारे अब्बू ने हाँ कह दिया है। शाज़िया बेगम ने नूर के सर पर हाथ तोड़ा था। इनका तो बस ही नहीं चल रहा था कि कल ही निकाह ख्वाह को लेकर आ जाती हैं, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने तैयारियों के लिए वक्त मांगा है, इसलिए इस महीने की आखिर में तुम्हारी रुखसती है। शाज़िया बेगम बगैर नूर के दिल का हाल जाने बोले जा रही थी। अच्छा, वो मैंने चूल्हे पर हांडी रखी थी, वो देख खाऊं ज़रा? शाज़िया बेगम कहकर चलेगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? नूर अपना सर थामते हुए कहा। आपी। नूर जो अभी खाना खाने के लिए कमरे से बाहर आई थी, सामने दरवाजे पर नायाब का था। देखकर वो फौरन उसके गले लगी। कैसी हो? नायाब ने अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब आपको देखकर और ठीक होगी, उन्होंने चाहते हुए कहा। अच्छा, बाकी सब कहाँ हैं? नायाब ने आसपास देखते हुए कहा। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे होंगे।
آپ بھی چلے ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ نور نیاب کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگی۔ نور میرا بالکل دل نہیں ہے۔ نیاب نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی کیونکہ آج جو ہوا تھا اس سب کی وجہ سے اس کے دل کے ساتھ اس کی بھوک بھی مر گئی تھی۔ پلیز میری خاطر تھوڑا سا۔ نور نے معصوم سی صورت بنائی۔ اچھا چلو ڈرامے باز۔ نیاب نے نور کے سر پر چت لگائی۔ ماں صدقے میری بچی آئی ہے۔ وہ لوگ جب ڈائننگ ہال میں آئے تو مائرہ بیگم نیاب کو دیکھ کر فوراً اس کی جانب بڑھی تھی۔ کیسی ہے میری بچی؟ مائرہ بیگم نے نیاب کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، نیاب مسکرانے کی کوشش کرتے بولی۔ اوہو، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے غریب خانے پر۔ ساتھ جو ابھی آیا تھا نیاب کو دیکھ کر فوراً بولا، ادھر آؤ ذرا میں بتاتی ہوں۔ نیاب نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ جی بولے، غلام حاضر ہے۔ سعد فوراً نیاب کے پاس پہنچا۔ ہاں کیا کہہ رہے تھے تم؟ نیاب نے سعد کے کان پکڑ کر کھینچا۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ سعد نے کان چھڑانے کی کوشش کرتے معصومیت سے کہا۔ کیوں میری بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ ابھی تو آئی ہے۔ رفیق صاحب نے نیاب کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو سب کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نیاب صحیح سے کھانا کھاؤ نا بیٹا۔ مائرہ بیگم نے اسے چاولوں کے ساتھ کھیلتا دیکھتے ٹوکا۔ نہیں چاچی میں کھا رہی ہوں، آپ یہ کھائیں، میں نے بنائے ہیں۔ نور نے کباب نیاب کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ آپ یہ پانی ٹرائی کریں، خود نور نے بنایا ہے۔ سعد نے پانی کا گلاس نیاب کو پکڑاتے ہوئے بتیسی کی نمائش کی۔ امی بھائی کو دیکھے نور نے مائرہ بیگم کو دیتے ہوئے کہا، مت تنگ کرو اسے، ویسے بھی میری بچی تھوڑے دن کی مہمان رہ گئی ہے۔ مائرہ بیگم نے سعد کو آنکھیں دکھائیں۔ کیا مطلب چچی؟ نیاب مائرہ بیگم کی بات پر الجھی تھی۔ ہاں وہ میں تمہیں بتانے والی تھی کہ ہم نے ارسلان کا نور کے ساتھ رشتہ طے کر دیا ہے۔ اچھا، بہت بہت مبارک ہو۔ نیاب کو سن کر دل سے خوشی ہوئی تھی۔ نور چپ چاپ اپنے دل کی کیفیت پر قابو پا رہی تھی۔ نیاب بیٹا اکیلی آئی ہو، ازلان کے ساتھ نہیں آئی؟ رفیق صاحب نے پوچھا۔ جی وہ انہیں کچھ کام تھا اس لیے اکیلی آئی ہوں، نیاب نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا۔ نیاب نے سوچا تھا کہ وہ سب کچھ سچ سچ رفیق صاحب کو بتا دے گی، لیکن ان سب کے مسکراتے چہرے دیکھ کر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی ذات سے ان کو دکھ نہیں دے گی۔ نور میں دیکھ رہی ہوں تم میں کافی چینج آ گیا ہے اور میں خوش ہوں تمہیں دیکھ کر۔ نور ابھی نماز پڑھ کر نیاب کے پاس آ کر بیٹھی تھی تو نیاب نے کہا، جی اپی بعض دفعہ انسان بغیر ٹھوکر کھائے سدھرتا ہے اور بعض دفعہ ٹھوکر کھا کر۔ نور نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں کہ تمہاری چینج کی کیا وجہ ہے، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تمہارے اندر بدلاؤ دیکھ کر۔ نیاب نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا اپی آپ بتائیں، آپ خوش تو ہیں نا ازلان بھائی کے ساتھ؟ نور نے ٹاپک بدلنا چاہا۔ ہاں میں خوش ہوں، تم مجھے چھوڑو، اپنا بتاؤ کہ تم خوش ہو۔ ابھی مجھے نہیں پتا میں خوش ہوں یا نہیں، بس میں اپنے سارے فیصلے اپنے رب پر چھوڑ دیے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ نور نے کہا، بے شک۔ نیاب نور بات سن کر مسکرا دی۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ نور کی شادی میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا تھا۔ رفیق صاحب اور مائرہ بیگم بھی 2-3 دفعہ نیاب سے ازلان کے ایک دفعہ بھی نہ آنے کے متعلق پوچھا، لیکن اسے ہر بار بیزی ہونے کا بہانہ بنایا تو انہوں نے بھی کوئی اتنا مناسب نہیں سمجھا۔ نیاب نے زہرا بیگم کو بھی فون کر کے منع کر دیا کہ وہ کسی کو بھی کچھ نہ بتائے، تو وہ بھی بات کو سمجھتے ہوئے مان گئی تھی۔ نیاب کیا ہو گیا ہے؟ ازلان کیوں چیخ رہے ہو؟ امی نیاب کہاں ہے؟ میری شرٹ نہیں مل رہی مجھے۔ ازلان نے کبرڈ میں سے سارے کپڑے باہر نکال کر پھینکے ہوئے تھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے شاید تمہارا، تم نے خود اس معصوم کو دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، اب پوچھ رہے ہو وہ کہاں ہے؟ ازلان زہرا بیگم کی بات پر صرف لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ بیٹا ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم جا کر نیاب کو واپس لے آؤ۔ امی مجھے کچھ نہیں سننا، نیاب کے متعلق اور اسے لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ازلان نے نحوست سے کہا، بیٹا کیوں ظلم کر رہے ہو معصوم بچی پر؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ زہرا بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امی پلیز، میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ازلان کہہ کر رکا نہیں۔ یا خدا اس لڑکے کو ہدایت دے، زہرا بیگم نے افسوس سے کہا۔ امی کیا سمجھتی ہیں کہ میں ان کے کہنے پر اسے واپس لے آؤں گا ہوں؟ ازلان تیز ڈرائیو کرتے ہوئے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ میں مر کر بھی اس لڑکی کو اپنے گھر نہیں لاؤں گا، اور مجھے کون سا اس کی ضرورت ہے جو میں اسے لاؤں؟ پڑی رہے ساری زندگی اپنے چچا کے گھر، ذرا اسے بھی تو پتہ چلے۔ انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ازلان اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھا کہ سامنے سے آتا ہوا ٹرک بھی اسے نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی ٹرک ازلان کی کار سے ٹکرایا، ایک دل خراش چیخ ازلان کے حلق سے نکلی۔ یا اللہ! نیاب نے اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ کیا ہوا نیاب بیٹا؟ مائرہ بیگم جو وہاں سے گزر رہی تھی نیاب کو اس طرح دیکھ کر فوراً اس کے پاس آئی۔ کچھ نہیں چاچی، وہ بس چکر آ گیا تھا، ذرا خیال نہیں ہے تمہیں؟ اپنا دیکھو، شکل دیکھو اپنی کیسی زرد پڑ گئی ہے۔ چلو تم کمرے میں ابھی ڈاکٹر فہمیدہ کو کال کر کے بلاتی ہوں۔ مائرہ بیگم نے نیاب کو سہارا دیتے ہوئے کہا، نہیں چاچی میں ٹھیک ہوں، وہ بس ویسے ہی چکر آ گیا تھا، چپ چاپ چلو میرے ساتھ ورنہ مار کھاؤ گی، تم مجھ سے دن بعد دن کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ وہ کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہوں۔ مائرہ بیگم نے اسے ڈانٹا۔ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے، ڈاکٹر فہمیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مائرہ بیگم نے نیاب کا ماتھا چوما، جبکہ نیاب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اور یقین کیسے نہ آتا، کیونکہ ازلان اور نیاب تو الگ الگ سوتے تھے۔ خیر، آج ازلان سے میں بات کر کے رہوں گی، یہ بھی کوئی بات ہے کہ بیوی کو ہی گھر سے نکال دیا، اور بیوی بھی وہ جو اتنی فرما بردار ہے۔
زہرا بیگم جو بیٹھی سوئی سبزیاں بنا رہی تھی، فون کی آواز پر انہوں نے کال اٹھائی۔ کیا؟ اگلے بندے کی بات سن کر فون چھوٹ کر ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ یا اللہ خیر کرنا میرے مالک، زہرا بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت خوش ہوں۔ انہوں نے نایاب کو گلے لگایا۔ بیٹا تم نے اذلان کو فون کر کے اس خوشخبری کے بارے میں بتایا؟ مائرہ بیگم نے نایاب سے پوچھا۔ چاچی میں انہیں فون کر رہی تھی لیکن ان کا نمبر بند تھا، نایاب نے بتایا۔ جب نایاب کو اس بات کا پتہ چلا تھا تو اس کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اذلان کو کیسے بتائے۔ اس کے کہے گئے الفاظ نایاب ابھی تک بھولی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کر کے اذلان کو فون کیا تھا تو اس کا نمبر بند تھا۔ اچھا میں نے بھی باجی کو فون کیا تھا، اس کا بھی نمبر بند تھا۔ ایک کام کرنا، تم تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون کر کے دیکھ لینا۔ جی۔ نایاب صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ کاش نور تم نے میری محبت کی قدر کی ہوتی تو آج سب کچھ کتنا اچھا ہوتا۔ تم سے شادی یہ میری ہمیشہ کی خواہش تھی، لیکن تمہاری وجہ سے یہ خواہش بھی میری دفن ہو گئی ہے۔ ارسلان بیٹا صرف چند دن رہ گئے تمہاری شادی میں، آج تم نور کو لے جا کر برائڈل ڈریس لے آؤ۔ ارسلان جو اپنی سوچوں میں گم تھا، شازیہ بیگم نے آنکھ سے مخاطب کیا۔ کیا کچھ کہا آپ نے؟ ارسلان نے چونک کر شازیہ بیگم کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ میں کب سے تم سے بات کر رہی ہوں اور تم ہو کہ پتہ نہیں کہاں گم ہو۔ شازیہ بیگم نے ناراضگی سے کہا۔ اچھا سوری میں نے سنا نہیں۔ شازیہ بیگم کا ناراض چہرہ دیکھ کر ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کہہ رہی تھی کہ تم نور کے ساتھ جا کر برائڈل ڈریس لے آؤ۔ شازیہ بیگم کی بات سن کر ارسلان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ سوری امی، میں آج کل بہت مصروف ہوں۔ ارسلان جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ ارسلان کیا بات ہے بیٹا، مجھے تمہارے چہرے پر اس شادی کو لے کر کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی۔ شازیہ بیگم نے جانتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جب انسان کا دل خوش نہ ہو تو اس کے چہرے سے بھی خوشی نہیں جھلکتی۔ ارسلان نے صرف سوچا ایسی کوئی بات نہیں، آپ پریشان مت ہو۔ ارسلان کہہ کر چلا گیا۔ ڈاکٹر میرا بچہ کیسا ہے؟ زہرا بیگم نے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ دیکھیے جب ان کو یہاں لایا گیا تو ان کی کنڈیشن سیریس تھی، مگر وہ خطرے سے باہر ہے۔ لیکن کیا؟ زہرا بیگم کو جہاں اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ اذلان خطرے سے باہر ہے، وہیں ڈاکٹر کا لیکن سن کر انہیں ڈر لگ رہا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں ان کی دونوں ٹانگیں بری طرح سے انجرڈ ہو گئی ہیں۔ یا اللہ میرا بچہ، زہرا بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ دیکھیں آپ زیادہ پریشان مت ہوں، اگر انہیں بھرپور توجہ ملی تو وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے تسلی دی۔ میں کب اپنے بیٹے سے مل سکتی ہوں؟ زہرا بیگم اپنے آنسوں کو ضبط کیے کھڑی تھی۔ دیکھیں ابھی وہ دعاؤں کے زیر اثر ہیں، جب انہیں ہوش آ جائے گا تو تب آپ ان سے مل سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کہہ کے چلا گیا۔ یا اللہ میرے بچے پر رحم فرما۔ زہرا بیگم نماز پڑھنے چلے گی۔ ہیلو، زہرا بیگم نے فون اٹھایا۔ کیسے ہیں باجی آپ؟ میں کب سے آپ کو فون کر رہی تھی لیکن آپ نے اٹھایا نہیں۔ مائرہ بیگم نے کہا۔ ہاں وہ بس تھوڑی مصروف تھی۔ زہرا بیگم نے آنکھ میں آئی نمی صاف کی۔ اچھا اذلان کیسا ہے، کہاں ہے؟ مائرہ بیگم نے پوچھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک اور باہر ملک گیا ہوا ہے میٹنگ میں۔ زہرا بیگم نے سوچا کہ وہ سب بتاتے، لیکن 2 دن بعد نور کی بارات تھی، وہ اپنی ذات سے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور نایاب کو وہ کس منہ سے واپس بلاتی جبکہ ان کے بیٹے نے ہی سے دیکھ کے گھر سے نکالا تھا۔ اچھا آپ لوگ آئیں گے نا نور کی بارات میں؟ مائرہ ہمارا آنا مشکل ہے، اذلان بھی میٹنگ کے سلسلے میں گیا اور میری خود کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ زہرا بیگم نے بہانہ بنایا۔ لیکن آپ لوگ آنے کی لازمی کوشش کرنا۔ اور اچھا باجی مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ مائرہ بیگم انہیں نایاب کی خوشخبری کے بارے میں بتانے والی تھی۔ اچھا مائرہ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ جب نرس نے انہیں اذلان کی ہوش میں آنے کی خبر سنائی تو انہوں نے فوراً فون بند کر دیا۔ امی، ایک درد بھری آواز اذلان کے منہ سے نکلی۔ جی میری جان میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ زہرا بیگم نے پیار سے اذلان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ امی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اذلان نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بس میری جان، خدا نے چاہا تو تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اذلان کی یہ حالت دیکھ کر زہرا بیگم کو تکلیف ہو رہی تھی۔ امی میری ٹانگیں نہیں ہل رہی امی، اذلان نے اپنے پیروں کو ہلانے کی کوشش کرتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ امی میری ٹانگیں بالکل نہیں ہل رہی امی، یہ کیوں نہیں کام کر رہی؟ اذلان کی چیخیں سن کر ڈاکٹر بھی آ گئے تھے۔ ڈاکٹر یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں اپنی ٹانگوں کو موو کیوں نہیں کر پا رہا؟ اذلان چیختے ہوئے اپنا سر تکیے پر مارنے لگا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے نیند کا انجیکشن اذلان کو لگایا جس سے تھوڑی دیر میں وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ یا اللہ میرے بچے پر رحم فرما۔ زہرا بیگم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔ آج نور کی بارات تھی، دلہن بنے وہ کوئی آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ مائرہ بیگم نے نایاب کو بتا دیا تھا کہ اذلان اور زہرا بیگم نہیں آئیں گے، جسے سن کر نایاب کو کافی دکھ ہوا تھا۔ ارسلان سپاٹ چڑھا لیے نور کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ نور کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور مچ گیا اور رخصت ہو کر ارسلان کے گھر آ گئی تھی۔ وہ ارسلان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ڈر کی وجہ سے وہ ہلکا کا کانپ رہی تھی۔ یا اللہ پتہ نہیں ارسلان کا رویہ کیسا ہوگا، وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور نور کے جان اس کے حلق میں آ گئی۔ ارسلان نے روم میں آ کر ایک نظر بھی نور کو نہیں دیکھا اور سیدھا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ارسلان جب چینج کر کے باہر آیا تو نور بھی ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی تک ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ اٹھ کر چینج کر لو۔ ارسلان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نور بغیر کچھ کہے چلی گئی۔ ارسلان بیڈ پر لیٹا نور کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ آج اسے نور کو دیکھ کر واقعی حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ جس لڑکی نے آج تک باہر جاتے ہوئے بھی کبھی دوپٹہ سر پر نہیں لیا تھا، آج وہ اپنی شادی پر حجاب میں تھی۔ ارسلان کو یاد تھا اس واقعے کے بعد اس نے جب بھی نور کو دیکھا وہ حجاب میں ہی ہوتی تھی اور اسے یہ چینج بہت پسند آیا تھا۔ نور کی آواز پر ارسلان نے جب سامنے دیکھا تو بلو کلر کی سمپل سی ڈریس میں نور بہت سمپل
प्यारी लग रही थी। अरसलान ने देखा अब नूर कुछ ढूंढने में मसरूफ़ है। वो चुपचाप इसकी सारी कार्रवाई मुलाजा फरमा रहा था। आखिरकार नूर को जायनमाज़ मिल गई और वो नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़ने के बाद नूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए और उसे अपने ऊपर अरसलान की नज़रें महसूस हो रही थी। एक फ़ैसला करने के बाद नूर खड़ी हुई अरसलान की जानिब बढ़ी। अरसलान, हिम्मत करके नूर ने से आवाज़ दी। हाँ। अरसलान, जिसने नूर को खड़ा होते देखा, अपनी आंखें बंद कर ली थी। नूर की आवाज़ पर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। अरसलान, मुझे आपसे कुछ कहना है। नूर ने भराई हुई आवाज़ में कहा। बोलो। वो अब भी उठकर बैठ गया था। अरसलान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। नूर ने इसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। अरसलान ने हैरान नज़रों से इसके जुड़े हुए हाथ देखे और फिर वही हाथ पकड़कर अपने साथ बैठा लिए। किस चीज़ की माफ़ी? अरसलान की नज़रें सामने दीवार पर जमी हुई थी और लहजा सपाट था। मुझे मुझे माफ़ कर दें अरसलान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैंने बहुत गलत किया। मैंने अपने रब को नाराज़ किया। मैं बहुत बहुत बुरी हूँ। मैंने रोते रोते नूर की हिचकियाँ बंद गई थी। खामोश हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। अरसलान ने नूर के गिर्द बाजू हायल करते हुए कहा। जो भी था वो इसकी पहली मोहब्बत थी। इसे इस पर बहुत गुस्सा था और इसने सोच लिया था कि वो इससे बिल्कुल बात नहीं करेगा। लेकिन नूर का इस तरह रोते देखकर इसे तकलीफ हुई थी। अरसलान, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? नूर ने आंखों में मीत लिए पूछा। हाँ नूर, तुमने अपनी गलती तस्लीम की, यही बहुत है। तुम्हें पता, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था और मैंने सोचा था कि तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और मुझे उम्मीद भी नहीं थी तुम इस तरह मुझसे माफ़ी मांगोगी। नूर, मैं भी कोई बहुत नेक इंसान नहीं हूँ। गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। जब मैंने गलती करके माफ़ी का तलबगार होता हूँ तो मैं तुम्हें कैसे मायूस करूँ? माफ़ ना करके, अरसलान ने मोहब्बत से कहा। शुक्रिया अरसलान, मुझे माफ़ करने के लिए। मुझे लगा था आप मुझे बहुत डांटेंगे और शायद मारेंगे भी। नूर ने दिल में आया खदशा ज़ाहिर किया। औरत पर हाथ सिर्फ बुज़ुर्ग उठाते हैं नूर, बल्कि हाथ औरत पर उठाने वाला मेरी नज़र में मर्द नहीं है। इस दिन जब मैंने तुम पर हाथ उठाया था, इसका पछतावा मुझे अभी तक है। वो बस एक सोचे समझे बगैर किए जाने वाला अमल था। इस वक्त बहुत गुस्से में था। अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो इसे आगे मुझसे सोचा भी नहीं जा रहा था। तुम इस कदर बेवकूफ़ होगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी प्लीज़? अरसलान ने अपने दोनों कान पकड़कर मासूम सी शक्ल बनाई। अरसलान को इस तरह देखकर नूर ने नम आंखों से मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। उफ, मैं मुंह दिखाई देना ही भूल गया। अरसलान ने सर पर हाथ मारते हुए साइड ड्रॉर से डिब्बी निकाली और इसमें से हीरे की अंगूठी निकालकर नूर को पहनाई। कैसी लगी? अरसलान ने नूर के दोनों हाथ थामते हुए पूछा। बहुत प्यारी। नूर की आंखों में साइज थी। नूर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्लीज़ वादा करो तुम मेरी मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत से दोगी। अरसलान ने अपना हाथ नूर के सामने किया। पक्का वादा। नूर ने मुस्कुराकर अपना हाथ अरसलान के हाथ पर रख दिया। आज अरसलान को घर आए 2 दिन हो चुके थे। वो बिल्कुल खामोश होकर रह गया था। ज़ारा बेगम इसका हर तरीके से ख्याल रख रही थी। जब नयाब का फ़ोन आया तो इनकी हिम्मत नहीं हुई इसे कुछ भी बताने की। आखिर किस मुँह से वो इसे वापस आने का कहती, लेकिन जब नयाब ने इन्हें खुशखबरी सुनाई तो वो इससे रहा ना गया और उन्होंने सब कुछ नयाब को बता दी थी। सुनकर पहले तो इसे यकीन नहीं आया, लेकिन फिर रोते हुए इसने आज ही आने का कहा था। बेल बजने की आवाज़ पर ज़हरा बेगम ने चूम कर दरवाजे को देखा। खुलने के लिए उठ गई। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने नयाब नम आंखें लिए खड़ी थी। अम्मी, वो अज़लान। अंदर आती नयाब ज़हरा बेगम के गले लग गई थी। बस बेटा दुआ करो तुम इसके लिए। ज़हरा बेगम ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा था। कहाँ है वो? नयाब ने पूछा। कहाँ होगा, अपने कमरे में है। बिल्कुल चुप होकर रह गया है, ज़हरा बेगम ने नम लहजे में कहा। नयाब बगैर कुछ के कमरे की जानिब चल दी। नयाब ने जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो अज़लान सामने ही बेड पर सो रहा था। नयाब एक पल के लिए तो इसे देखकर हैरान रह गई थी। ये तो वो अज़लान लग ही नहीं रहा था जिसका चेहरा हर वक्त गुरूर में अकड़ा रहता था। ये तो कोई और ही अज़लान लग रहा था, मुरझाए हुए चेहरे वाला। नयाब की आंख से एक आंसू टूट कर बेमोल हुआ था। अज़लान, अज़लान, नयाब ने आस्था से पुकारा। कौन? अज़लान ने बंद आंखों से पूछा। इसकी आवाज़ में नकाहत साफ वाज़ह थी। मैं नयाब, जो भी था वो इसका शौहर था और नयाब से इसकी ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने आई हो? अज़लान ने बैठते हुए कहा। आपने हमेशा मुझे गलत समझा है। नयाब को अफसोस हुआ था इसकी सोच पर। खैर, कैसी तबीयत है आपकी? नयाब ने आंखों में आई नमी साफ करते हुए पूछा था। कैसा हो सकता हूँ? जिंदा लाश बनकर रह गया हूँ। यकीनन तुम्हारी बददुआ लग गई है मुझे। अज़लान ने कहा। मेरा खुदा गवाह है अज़लान, मैंने कभी आपको बददुआ नहीं दी। मैं सिर्फ ये दुआ करती थी कि खुदा आपको सीधे रास्ते पर ले आए। नया, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा एक मजदूर शख्स के साथ रहने के लिए। मुझे भी पता है कि अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो तुम जब चाहो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब करो। पता नहीं अब मैं कभी अपने पैरों पर चल सकूँगा भी या नहीं। अज़लान ने जब से कहा था मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। नयाब रोती हुई कमरे से चली गई। इसे बहुत तकलीफ हुई थी अज़लान की बातों से। ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर अज़लान ने आंखें मीच कर रह गया। अम्मी, क्या अज़लान कभी ठीक नहीं होंगे? नयाब ने भराई हुई आवाज़ में पूछा। अगर खुदा ने चाहा तो अज़लान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने भी कहा है कि वो जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ज़हरा बेगम ने इसे तसल्ली दी। अम्मी, आप देखना, मैं इनका बहुत सारा ख्याल रखूँगी और कुछ ही दिनों में वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। नयाब ने पुरुमीद लहजे में कहा। इंशाल्लाह मेरी बच्ची ऐसा ही होगा। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर दोनों इस तरह मतवज्जो हो गए। नयाब ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने नूर और अरसलान को खड़ा देखकर वो फ़ौरन नूर के गले लग गई।
बस आप हौसला करें, इंशाल्लाह भाई जल्द ठीक हो जाएंगे। नूर ने नायाब के आंसू साफ करते हुए कहा। नायाब ने खुद को संभाला और इन्हें लेकर अंदर आ गई। तुम खुश हो? नायाब ने इसके खिले हुए चेहरे को देखकर पूछा। बहुत आपी, अल्लाह ने मुझे मेरी सोच से बढ़कर नवाजा है। नूर की आवाज़ में खुशी साफ झलक रही थी। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, नायाब ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जब नूर और अरसलान चले गए तो नायाब सूप बनाकर अजलान के पास चले गई। वो लोग चले गए। सूप पीते वक्त अजलान ने नूर और अरसलान के मुतालिक पूछा। जी अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं, नायाब ने बताया। बहुत खुश लग रहे थे दोनों। अजलान का दिल चाह रहा था नायाब से बातें करने के लिए, इसलिए इसने कहा जी। नायाब ने मुख्तसर कहा। नायाब क्या तुम चली जाओगी? अजलान ने दिल में मचलता सवाल पूछा। क्या हो गया आपको अजलान? आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपको छोड़ दूंगी? नायाब इसकी बात पर गुस्सा आया था। एक मजदूर शख्स के साथ कौन रहना पसंद करता है? एक तलख मुस्कुराहट अजलान के लबों पर बिखर गई थी। अजलान आप अल्लाह पर भरोसा रखें, आप देखना जल्द ही आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और मैं क्यों जाऊँ ये आपको छोड़कर। अच्छा बुरा वक्त तो सब पर आता है, इंसान को बस सब्र से काम लेना चाहिए। आपको छोड़कर मैं हमारे बच्चे को भी मुजरिम नहीं बनाना चाहती। तो तुम सच कह रही हो नायाब? मैं बाप बनने वाला हूँ? अजलान ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, नायाब ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अजलान ने सिर्फ इतना ही कहा। 3 हफ्ते बाद अजलान ध्यान से नायाब ने अजलान से कहा जो थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाया था। हाँ मैं ठीक हूँ, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं थक गया हूँ। अजलान की बात सुनकर नायाब ने इसे चेयर पर बैठने में मदद की। नायाब की मेहनत और लाज से अजलान अब काफ़ी हद तक सही चल लेता था। नायाब इसे रोज शाम में गार्डन में वॉक करवाती थी। आप बैठे, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नायाब कहकर उठने लगी तो अजलान ने इसका हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, नायाब की सवाल नजरें देखकर अजलान ने कहा। जी बोलें नायाब। मैं अपनी की गई सारी ज्यादतियों की माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ जो कुछ मैंने किया है तुम्हारे साथ इसकी कोई माफ़ी नहीं है। इस वक्त तुम मेरा जितना साथ दिया, अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो कब का मुझे छोड़कर चली जाती। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मैंने तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नायाब अजलान अपने हाथ जोड़े रोते हुए कह रहा था और नायाब नम आंखों से देख रही थी। नायाब ने इसे नहीं रोका था। वो चाहती थी कि अजलान अपने दिल का सारा गुबार निकाल दे। क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? अजलान ने पुरअमीर लहजे में पूछा। मैंने आपको सच्चे दिल से माफ़ किया अजलान। मैंने आपसे कभी नफ़रत नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरी आजमाइश का वक्त है और मुझे यकीन है कि मेरा रब बड़ा रहीम है। वो एक ना एक दिन मुझ पर ज़रूर रहम करेगा। नायाब ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है ना नायाब, खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है और जब वो पड़ती है ना तो मुझ जैसों का गुरूर टूट जाता है। खुदा का शुक्र इसने मुझे मेरी औकात याद दिलाई, वरना मैं अपने गुरूर बहुत आगे निकल जाता। अजलान ने खोए हुए लहजे में कहा। नायाब चुपचाप अजलान की बातें सुन रही थी। आप बैठे, मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ। अजलान की आवाज़ सुनकर नायाब खड़ी हो गई थी। नायाब जी। अजलान की पुकार पर नायाब वापस मुड़ी थी। मुझे भी नमाज पढ़नी है, अजलान ने कहा। नायाब ने अजलान को हैरान नज़रों से देखा, क्योंकि नायाब ने कभी अजलान को नमाज पढ़ते नहीं देखा था। अब ऐसे भी मत देखो यार, अजलान ने बाल खुजाते हुए कहा। नहीं मैं तो बस। नायाब थोड़ी शर्मिंदा हुई थी। जानता हूँ तुम हैरान हो रही हो, मैंने कभी अपने रब को राज़ी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैं अपने रब को कभी नाराज़ नहीं करूँगा। चलें। नायाब ने मुस्कुराते हुए अजलान का हाथ थाम कर से खड़ा किया। चंद साल बाद। यार परेशान मत हो, अल्लाह सब खैर करेगा। अजलान ने परेशानी से टलते हुए अरसलान के कंधे पर हाथ रखा। मुबारक हो, बेटी हुई है। इससे पहले कि अरसलान कुछ कहता, नर्स ने बाहर आकर कहा। बहुत बहुत मुबारक हो यार। अजलान ने फ़ौरन अरसलान को गले लगाया। खैर मुबारक। अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर इतने सब्र के बाद अल्लाह ने इसे इस नेमत से नवाजा था। मैं मिठाई लेकर आता हूँ। अजलान कहकर वहाँ से चला गया। अरसलान सामने रूम में चला गया जहाँ इसकी 2 जिंदगियाँ थी। मेरी जान। अरसलान ने कोर्ट में काट में सोई हुई सुर्ख और गुलाब रंग की परी जैसी अपनी बेटी को गोद में लेते हुए कहा। बहुत बहुत मुबारक हो। अरसलान ने नूर का हाथ थामा। आपको भी। नूर ने मुस्कुराकर कहा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नायाब अपने 3 साल के बेटे हैदर का हाथ पकड़ दरवाजे में खड़ी थी। ये भी कोई पूछने की बात है? नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी सब कहाँ है? नूर ने पूछा। चाची और फुप्पो शुक्राने की नफर अदा करने गए हैं और चाचू पहुंचने वाले हैं, नायाब ने बताया। लाओ मुझे भी दिखा दो, आखिर इकलौती खाला हो। नायाब ने थोड़े रौब से इस छोटी सी गुड़िया को अरसलान की गोद से लिया। मामा ये कौन है? नायाब के बेटे ने तोतली ज़बान में कहा। हैदर ने नायाब की गोद में लेटी परी की जानिब इशारा किया। ये आपके अंकल और आंटी की गुड़िया है। इससे पहले नायाब कुछ कहती है, अजलान अंदर आते हुए कहा। नहीं ये तो मेरी प्यारी है, अब से ये मेरी गुड़िया है। हैदर की बात पर सब मुस्कुराने लगे और खिड़की से चांद भी इनको देखकर मुस्कुरा दिया। तो कैसा लगा आपको नावल? उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आएगा। अगर नावल पसंद आया तो कमेंट करना मत भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह के नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।